बहुत सर स्पेशल फोर्सेस का सिलेक्शन जो है वो दुनिया का सबसे टफेस्ट सिलेक्शन माना जाता है। इतनी भी एसएफ यूनिट्स है ना, हाँ अगर आप उन यूनिट्स का देखेंगे तो आपको बहुत ही कम पता लगेगा कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, कैसे हैं। टीम्स जाती हैं, कहीं पर रहती हैं, ऑपरेट करती हैं और चुपचाप आ जाती हैं। आपका जो दिमाग है ना वो साइंस को फेल कर देता है। ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन उसकी कैपेसिटी, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि मैं ऐसे में जा सकता हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मैं 6 फीट 2 इंचेस हूँ और इतना ब्रॉड और इतना एकदम बॉडी बना रखी है, मैंने डोले बना रखे हैं, मैं जिम जाता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एसएफ में सर्वाइव कर पाओ। एसएफ तो छोड़ो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल आर्मी में सर्वाइव कर पाओ। जो आपका कंपटीशन है केवल आपसे। आपको अगर कोई हराएगा तो आप ही हराएंगे। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको अपना 100% देना ही होगा। अगर आपने कोई भी लड़ाई लड़ी और उसके बाद अगर आपने बोला कि शायद मैं यहाँ पे ये चीज़ और कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने 100% नहीं दिया। हम आ रहे थे, देखा गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक नहीं थे। मैंने कॉल दी राइट टर्न की, राइट टर्न हुआ साफ राइट, और गाड़ी हमारी पूरी ऐसे घूमी 3 बार। एंड एक तो बिल्कुल खाई थी और एक तो पहाड़ था। तो कहते हैं ना 3-4 सेकंड में आप सोचते हो कि आज हो गया, जिंदगी खत्म। गाड़ी हमारी उल्टी डायरेक्शन में घूम के, जिस तरफ से हम आ रहे थे उधर की तरफ मुंह करके पहाड़ पे पलट गई। मतलब मुझे नहीं लगता किसी ऑफिसर को ये टेंशन होगी कि मुझे कुछ हो जाएगा। आपको पता है कुछ नहीं होता है, चलो हो जाएगा। तो फौज एक ऐसी जगह है जो आपका हमेशा ध्यान रखती है। आपको टीम की टेंशन होती है। मेरे ऐसे जवान है कि घर वाले उसको बांध कर लेकर आए कि हम इसको घर में नहीं रख सकते, आप रखो, और फौज ने उसको रखा। फौज जितनी देखभाल करती है कोई नहीं करता है। मुझे लगता है कि वोमेंस ना हमसे स्ट्रांग होती हैं। अगर मैं मैन एंड वोमेन की बात, ठीक है, वोमेन जितना कर सकती है ना, ट्रू, मैन नहीं कर सकते। सर बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फियर एंड करेज? मैं जहाँ पे जब मैं बातें सुनता हूँ ना, मुझे लगता है यार कोई डर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं सोच रहा है। आपने एक बच्चे को देखा है, जी मतलब आप मॉल में जाना, कहीं जाना, जी। बच्चे को देखना, जब बच्चा खेल रहा होता है ना, जब एंजॉय कर रहा होता है, तो आप देखना कि वो ऐसे ऐसे काम कर रहा होता है। जब उसके पेरेंट्स आते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, गिर जाओगे गिर जाओगे गिर जाओगे, बट उस बच्चे को कोई डर नहीं होता है। आप कभी भी ध्यान देना, राइट। जब सेम हर फौजी का होता है, जब वो ऑपरेशन में होता है ना, तो उसे लगता है कि यही तो, मतलब यही चीज़ तो थी जिसके लिए मैंने यूनिफॉर्म पहनी है। राइट। तो उसे डर नहीं लगता है। आपको डर कहाँ लगता है? मैं आपसे वो चीज़ कर रहा हूँ जो आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है, तब आपको डर लगेगा। अगर आपको गाड़ी तेज चलानी है, जो कार रेसर होता है उसे गाड़ी तेज चलाने में डर नहीं लगेगा, वो इंजॉय करता है उसको। फॉर्मूला 1 वाले इंजॉय करते हैं जी। सेम चीज़ मैं आपको दे दूँ, वो आप उसी गाड़ी को आप चलाएंगे ही नहीं उतनी तेज, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सब फौजी ऐसे होते हैं। जब आप ऑपरेशन में जाते हो ना, तब आप नहीं डरते हो, तब शायद और वो ना दिल खुल जाता है, यार अभी ठीक है, ये करना था। एंड सब फौजियों को ना, हर जो ऑपरेशन वाला है वो कीड़ा जरूर होता है। सबको होता है यार कि ज़िंदगी में ना फायर फाइट तो होनी चाहिए, ऑपरेशन तो होने चाहिए। नहीं तो अब आप सोचो, आप पूरी नौकरी कराए, किसी ने बोला हाँ यार बताओ तुम बताओ, तो क्या बोलोगे? तो सबको होता है, तो डरता कोई नहीं है। इसके बाद सर आपने ऑप्ट किया पैरा हाँ, एसएफ यस, 23 23 पैरा एसएफ। 23 पहला से। एंड वहां पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आप 23 पैरा एसएफ में जाने के बाद आई थिंक योर फर्स्ट posting was a peacekeeping mission, right? पीस कीपिंग मिशन थी And that 6 was पैरा के in साथ। 2000 and मैं 23 पैरा में आया 2011 में, okay. और न्यू रेजिंग थी 23 पैरा, नई यूनिट बन रही थी। और 6 पैरा के साथ मैं 2014 से फरवरी 2016 तक था यूएन मिशन में। UN मिशन में। यूएन मिशन में तो how was it like in the para SF? क्योंकि ओह, वो आपने बोला ना किंक, जिस इंसान के अंदर किंक होती है वो फौज में भर्ती होता है, और जिस इंसान के अंदर किंक के ऊपर वाली किंक होती है यस, वो पैरा एसएफ में जाता है। क्या मतलब पैरा एसएफ का नाम सुनते ही ना आदमी के अंदर एक दैट जोश आ रेज, जाता दैट है। फायर, यस, इट्स देयर। बिल्कुल। क्या पैरा एसएफ में यू नो आप बताओ मुझे, पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनना कैसा, हाउ इज इट लाइक? हाउ इट इज लाइक कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जी। सपोज करिए आप
किसी भी एक इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करें तो अच्छा है, और अचानक से आपको बोला जाता है कि अब आप IIT कानपुर के टॉप उसमें जाएंगे और वहाँ से इंजीनियरिंग करेंगे जी, ठीक है, एक स्टूडेंट के हिसाब से राइट, तो उसको लगेगा कि यार फौज में सब, थोड़ा किंग था तो फौज में आ गए जी, ठीक है, सब दौड़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। फिर कुछ लोग होते हैं, उनको होता है कि यार अभी मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब मैं JNK में था, फिर असम राइफल गया, फिर मैंने कहा अब क्या करना है। इस बीच में मैं 2 बार छोड़ने की भी ट्राई कर चुका था फैमिली उससे ओके, ठीक है, तो मैंने कहा यार चलो फौज छूट तो नहीं रही है, हम्म, तो कुछ और नया एडवेंचर करते हैं, कुछ और करते हैं। तो ये 23 असम इस राइफल से 23 पैरा में आ गया। पैरा स्पेशल फोर्सेस में आपको जितना शरीर से फिट होना होता है उतना ही दिमाग से भी फिट होना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 40 किलोमीटर दौड़ लोगे तो आप SF में आ जाओगे, नहीं। 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपका दिमाग कितना एक्टिव है या आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है ठीक है, वो कहते हैं ना कि घुटने के अंदर कमांडो नहीं बैठा हुआ है ठीक है। और यही अंतर है, अगर आप देखेंगे US जो स्पेशल फोर्सेस है और हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है, दोनों की बिल्ड में अंतर है, राइट, अदरवाइज तो ऐसा होता कि वो 6 फीट वाला बंदा चाहिए और एकदम मसल्स चाहिए, डोले होने चाहिए, केवल वही SF में आएगा, तो फिर तो सारा हमारा SF मैक्सिमम लोग बाहर होते ठीक है। आपको क्या चाहिए, एक किंग चाहिए कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं सबसे अच्छा हूँ ठीक है, मेरी ट्रेनिंग सबसे अच्छी है, मैं उस एलाइड ग्रुप का पार्ट हूँ जो कुछ भी कर सकता है। SF को यूज कब किया जाएगा, जब कुछ अलग ही मिशंस हैं ठीक है। जब मैं असम राइफल में था तो मैं हर दिन ऑपरेट कर रहा था ठीक है, जाता था, सब कर रहा था, लेकिन 21 पैरा मतलब नेक्टर सर और कौशल सर के साथ मैं वहीं ऑपरेट, मतलब बीच में मिला, वहीं करा ठीक है। तो इन लोगों की टीम आती थी कि यार 21 की टीम आई है ठीक है, वो ऑपरेट करेंगे, तो मुझे लगता है यार ऐसा क्या है साला जो है ठीक है, मेरा इलाका या उसका इलाका है ठीक है, ये लोग आए हैं दूर से, बट यस बिकॉज आप सोचो कि 13 लाख में से कुछ ही लोग हैं जो इतने पागल हैं, बोलते हैं कि मैं अब दोबारा से 3 महीने का प्रोबेशन करूंगा, उस 3 महीने में सब कुछ करूंगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ठीक है, पूरी रात जगूंगा ठीक है, सब कुछ एक्स्ट्रा करूंगा, बेसिक स्किल सीखूंगा। मतलब कई लोग होते हैं ना कि यार चल तो रही है नौकरी आराम से, क्यों इतना पंगे लेना है। 20, 30, 40 किलोमीटर और कहीं नहीं होते हैं फौज में ठीक है, 5 किलोमीटर BPT होती है, PPT होती है, बट ऐसा नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि प्रोबेशन के बाद कभी नहीं होंगे, बीच बीच में होते रहते हैं ठीक है। मतलब ऐसे में क्या है, हमारी पार्टी चल रही है, मैच में पार्टी चल रही है, यार एक काम करते हैं चलो दौड़ने चलते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? ऐसा भी होता है, ये सारे तो लोग बाग बोलते थे अब तुम पागल हो लिटरली, दौड़ने चलते हैं, चलो दौड़ा दें। एंड आप ऐसे भी हैं कि उसी ड्रेस में दौड़ने जा रहे हो, जिस ड्रेस में पार्टी में, उसी में दौड़ के आए, आपने उतर गई और फिर चलो अब फिर पी लेते हैं ठीक है। तो वो अलग ब्रीड है, रेडी फॉर ऑल सिचुएशंस, या रेडी फॉर ऑल। सर स्पेशल फोर्सेस का सिलेक्शन जो है वो दुनिया का सबसे टफेस्ट सिलेक्शन माना जाता है। आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या था? सबसे चैलेंजिंग पार्ट मैं कहूँगा फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये सारे ना ये बड़े छोटे रन्स होते हैं जी। आप जब तक थकते हो, मतलब जब तक शरीर थकता है तब तक ये रन्स खत्म हो चुके होते हैं ठीक है। फिर 20 में क्या होता है कि हल्का सा, मतलब आपका शरीर थकता है एंड मतलब मेंटली उतना नहीं आता, बट 30 और 40 स्पेशली 40 किलोमीटर में आपका मेंटल एंड्योरेंस भी उतना ही चेक होता है। बिकॉज 20-30 के बाद ना आपका शरीर, मैक्सिमम लोगों का शरीर क्या होता है, जवाब देना शुरू कर देता है। फिर आपकी लड़ाई अपने आप से होती है, इट्स ए यू वर्सेस यू है ठीक है। कुछ लोग 30-32 किलोमीटर के बाद गिव अप कर देते हैं कि मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, मेरा पीठ छिल गई है, मेरे नाखूनों में दर्द होने लगा है, कुछ लोगों के नाखून निकल भी आते हैं दौड़ते दौड़ते ठीक है। तो ये मेंटल एंड्योरेंस है आपका कि आप कितना खींच पा रहे हो। एंड प्रोबेशन में, हर प्रोबेशन में उसी चीज़ को चेक किया जाता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, कितने ताकतवर हो, कि क्या आप अपने आप को, बिकॉज
एसएफ की जो टीम होती है बहुत छोटे उसमें ऑपरेट करती है, बहुत बड़े में नहीं करती। तो आपके साथ में आपका जो 6 लोगों की टीम गई, 5 लोगों की टीम गई, क्या आप उनके साथ अपने अपने साथ में उनका भी ध्यान रख पाओगे? उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आप सर्वाइव करोगे? आप 72 घंटे एक एम्बुश में बैठे हुए हो, नाले के अंदर बैठे हुए हो, कहीं पे बैठे हुए हो। ऐसा तो नहीं है कि आप 6 घंटे बाद 10 घंटे बाद आप बोलोगे कि मैं निकल जाऊंगा। तो आपको वो मेंटली तोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रोफेशन मैं सबको ये बताता था कि फिजिकल सब कर लेंगे, फिजिकल में कुछ नहीं है। आप अगर मैं 40 दौड़ सकता हूँ, आप भी 40 दौड़ सकते हो सकता है कि आप पहली बार दौड़ोगे तो शायद टाइम है, जो सबसे पहले आप जहाँ रुकोगे ना, वो आप दिमागी रूप से रुक जाओगे। लगा भाई पागल हो गया, साला थक गया, पैर थक गए, क्यों कर रहा है? सुल गए, क्यों कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नौकरी चल तो रही थी, अभी चलता हूँ मैं वापस पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ, कहाँ पागलों की तरह दौड़ रहा हूँ। सबके साथ वही होता है। I think that's the biggest reason why some of the candidates who opt for special forces वो बीच में ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं और वो उनका ये होता है कि यार अच्छी खासी चल तो रही थी, क्यों एसएफ के चक्कर में पड़ना है। मेंटल है, सब मेंटल प्रेशर है। यस, क्योंकि सर एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होते हैं दे आर साइलेंट किलर्स, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ऐसा स्पेशल ट्रेनिंग में कुछ होता है, या फिर अगेन इट इज द माइंडसेट कि डू और डाई व्हाटएवर इट टेक्स नो मैटर व्हाट? एक्चुअली जितनी भी एसएफ यूनिट्स है ना, हाँ, अगर आप उन यूनिट्स का देखेंगे तो आपको बहुत ही कम पता लगेगा कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, कैसे हैं। टीम्स जाती हैं, कहीं पर रहती हैं, ऑपरेट करती हैं और चुपचाप आ जाती हैं। वही ठीक है, तो उनको पता है, उनको वो वाली उस समय वाली ग्लोरी नहीं चाहिए। उसे पता है कि यार मेरे को मेरा काम करना था, और आप अपना काम तभी कर सकते हैं जब आपके बारे में किसी को नहीं पता है। आप शांत रहिए, ठीक है, आपको आपका क्रेडिट मिल चुका है। जब आपने काम किया ना तो आपको वो मिल गया, यस, जिस चीज़ के लिए मैंने ट्रेनिंग ली थी वो मैंने काम कर दिया, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनके बारे में, ऑपरेशंस के बारे में आपको पता ही नहीं लगेगा। वो बिल्कुल साइलेंटली आएंगे, काम होगा और चले जाएंगे। एंड यही खूबी है स्पेशल फोर्सेस की। व्हाट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट ऑफ स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग? लोग लगता है कि यार स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। हाँ, ये पता है, हमारे पास मैसेज भी आते हैं अभी जी कि सर मेरी हाइट इतनी है तो मैं क्या स्पेशल फोर्सेस में जा सकता हूँ? ओके, ठीक है, या सर मेरा किसी ने अभी मैसेज किया था मेरे को कि सर मेरी बॉडी वेट इतना है तो मैं क्या स्पेशल फोर्सेस में जा सकता हूँ? एक मेजर सेंगर हैं जी 21 पैरा एसएफ के, ओके ठीक है, अभी सर यूएसए में हैं जी एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके ऊपर एक जीत की जीत करके वेब सीरीज या मूवी भी बनी है जो जी पर है। ओके सर की हाइट मुझसे भी कम है और सर का वजन 48 से 50 किलो रहता है। ओके मैं 3 या 4 दिन पहले ही मिला था मैं और कोशिश से, और अभी भी सर का वजन 53 केजी था। ओके मैं सबको बोलता हूँ कि वो सर की कहानी पढ़ो। सर जब 48 केजी के थे, कारगिल में एक ऑपरेशन किया था सर ने और 40 किलो का पिट्ठू उठाया था। साइंस बोलती है ना कि जब आप जो बॉडी वेट और उसके अकॉर्डिंग ही आप वेट को कैरी कर पाते हो। और मैं ये बोलता हूँ कि आपका जो दिमाग है ना वो साइंस को फेल कर देता है। साइंस फेल्स, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन इसकी कैपेसिटी, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि मैं ऐसे में जा सकता हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मैं 6 फीट 2 इंचेस हूँ और मतलब मैं इतना ब्रॉड और इतना एकदम बॉडी बना रखी है, मैंने डोले बना रखे हैं, मैं जिम जाता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एसएफ में सर्वाइव कर पाओ। एसएफ तो छोड़ो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्मल आर्मी में सर्वाइव कर पाओ। मैंने देखे हैं ऐसे ऐसे लोग। मैं अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैकिंग करने गया था कुछ सिविल फ्रेंड्स के साथ जी, एंड जो बहुत वैसे कि मैं रोज़ जिम जाता हूँ, रोज़ इतना दौड़ता हूँ, जैसे ही थोड़ा टफ टाइम आता है तो वो मेंटली गिव अप कर देते हैं। तो सबसे खास यही चीज़ है कि आप मेंटली अपने आप को दिमागी रूप से इतना मजबूत बनाओ कि कोई चीज़ आपको ब्रेक कर ही ना पाए।
और जो सेंगर सर की मैं बात बता रहा हूँ, उनको 2 बार गोलियां लगी और दोनों बार डॉक्टर्स ने बोला कि तुम जिंदगी भर चल नहीं पाओगे, और वो अभी भी दौड़ रहे हैं। I think that's the mindset of the army. That's the mindset, especially in the special forces also. Sir, आपके लिए what was the most valuable lesson about survival from the special forces or from the army? मेरे लिए मुझे लगता है कि जो आपका कंपटीशन है केवल आपसे है। पहला, Even in war? हर चीज़ में केवल आपसे है। आपको अगर कोई हराएगा तो आप ही हराएंगे। दूसरा, अगर आपको अच्छा करना है तो आपको अपना 100% देना ही होगा। Okay. अगर आपने कोई भी लड़ाई लड़ी, भले ही वो पढ़ाई की हो या वॉर हो, बैटल हो, ऑपरेशंस हो, या किसी की भी प्रिपरेशन हो, और उसके बाद अगर आपने बोला कि शायद मैं यहाँ पे ये चीज़ और कर सकता था, तो इसका मतलब है कि आपने 100% नहीं दिया। अगर आप 100% दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको डाउन कर सकती है। अगेन मतलब आई फील, आप देखिए पैरालंपिक्स को देखिए, वो लोग, हम लोग तो एकदम फिट हैं, वो लोग हमसे भी सुपर फिट हैं। शीतला देवी देखिए आप, ठीक है। तो ह्यूमन माइंड की जो कैपेसिटी है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। इट इज जस्ट कि आप उसको कितना यूज कर पा रहे हो, और सारी उसमें यही है, बस करते रहो, गिव अप नहीं करना है। सर, एक मिशन के दौरान, ड्यूरिंग अ मिशन बेसिकली, एक सोल्जर अपने एग्रेशन और डिसीजन मेकिंग को कैसे बैलेंस करता है? क्या ये नेचुरली आता है या इज इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग? आई विल से पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ये चीज भी आप, ट्रेनिंग जितनी हार्ड होगी, ऐसा ले लीजिए, आपने प्रोबेशन किया, प्रोबेशन के टाइम पर मैं आपको जज कर लूँगा कि आप, जब प्रेशर आएगा तो आप अपने टेम्पर को लूज कर देंगे, जी। फिर आप रिस्की हो। आई थिंक दैट्स ऑब्वियस ना, मतलब अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो जब मुझ पे दबाव बनाया जाएगा, या तो मैं सरेंडर कर दूंगा या तो मैं एकदम ही पागल हो जाऊंगा कि यार कैसे हाउ। कर दोगे? अगर ऐसा होता तो मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें पहला परमवीर चक्र मिला था, वो लड़ते ही नहीं, वो आ जाते वापस, बोलते यार कि मेरे साथ 40 लोग हैं, तुम 500 के साथ मेरी लड़ाई करा रहे हो। मेजर शैतान सिंह जांगला वाला जो लड़ाई हुई, इसमें पूरे 120 बंदे मारे गए, उनके एक बचा, ठीक है। सरेंडर नहीं करोगे। इंडियन आर्मी की जो आपकी ट्रेनिंग मिली है, और उसके बाद अगर आप एसएफ में भी हो, तो आप वहाँ सरवाइव करोगे, ठीक है। और आप वो डिसीजन लोगे कि नहीं, मैं भी खड़ा हुआ हूँ और हम करेंगे, इस चीज़ को करेंगे। वही है, वो आपके टेम्पर को और उसको कंट्रोल करेगी। आपको पता है कि अगर मैं गुस्सा करूँगा इस ऑपरेशन में या इस बैटल में इस टाइम पर, तो मेरे साथ मेरी अकेली नहीं, मेरे पीछे जो बंदे खड़े हुए हैं, जिनको पता है कि अरे यार साहब है, वो साहब जो डिसीजन देगा अच्छा ही देगा, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो वो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा वो। पैरा एसएफ के दौरान पहले आप 23 में थे एंड देन यू वर इन 6 पैरा एसएफ। 6 पैरा। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सर्विंग इन 23 एंड सर्विंग इन 6? दोनों मेरी बटालियंस हैं, ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। 23 2011 में रेज हुई जी, और मैं तो कहूँगा कि इतना रगड़ा लगा, इतना घिसा लगा पूरी पल्टन को, कि जब वो पहली फील्ड में गई, तो पहली फील्ड में ही पहली बार में उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन मिला। वाओ। तो शायद पैरा एसएफ जितनी भी बटालियंस हैं उसमें सबसे नई बटालियन है, एंड ऑलरेडी उनको 2 यूनिट साइटेशन मिल चुके हैं, तो बहुत अच्छा कर रही है। 6 पैरा अगेन पुरानी पल्टन है एंड बहुत ही तगड़ी पल्टन है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि ऑप कैक्टस 1988 में जब हुआ था, तो 6 पैरा यूनिट थी जो पूरी मालदीव गई थी, और उन्होंने मालदीव प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट को बचाया वहाँ पर। तो दोनों ही यूनिट है मेरी यूनिट है, मैं तो सबको यही बताता हूँ, और दोनों के साथ ही मेरा मतलब वैसे ही अटैचमेंट है। आप एक पीस मेकिंग मिशन में भी इन्वॉल्व थे व्हाइल यू वर इन द 6 पैरा एसएफ। यस। सो हाउ वाज इट लाइक
क्या किस तरीके का प्रेशर होता है? यू आर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या वहाँ पे माहौल था? क्योंकि इट इज लाइक अ वेरी मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट, बहुत राइट? ज़्यादा। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग हियर इन इंडिया, एंड देन यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, सब कुछ बदल जाता है. हाउ इज इट लाइक? ध्रुव, एक तो कॉन्गो अपने आप में ही एक अलग देश है। जी. आपको पता है कि जितना भी कोबाल्ट और निकल, जितने भी ये सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, जी. 70% कोबाल्ट कॉन्गो से आता है। ओके. तो मिनरल वाइज कॉन्गो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, और शायद वही उसके लिए प्रॉब्लम बन गई है एंड शुरू से, क्योंकि इतनी वेल्थ है कि सब कोई उसको लूटना चाहता है। इनफैक्ट किंग लियोपोल्ड टू जो बेल्जियम के थे, जी. उनके टाइम पे 7 साल के अंदर उन्होंने कॉन्गो की पॉपुलेशन को आधा मार दिया था। सीरियसली? यस, आप पढ़िए, आपको पता लगेगा कि कॉन्गो ने जितना सफ़र किया ना, इतनी बार वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह से अत्याचार हुए या लड़ाइयाँ हुई या आपस में क्लैशेस हुए हैं, कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हैं। देन जब हम लोग पहुँचे तब, और अभी भी इनफैक्ट रिसेंट उसमें भी जो एक गोमा सिटी है जहाँ पर यूएन फोर्स हेडक्वार्टर होता था हम लोगों का, एंड हम वहीं से इंडक्ट करते थे। रवांडा से हम गोमा आते थे और गोमा से फिर आगे अपना पोस्टों पे जाते थे। गोमा, अभी मैंने सुना कि रिसेंटली M23 करके एक ग्रुप है जी. जिस उसने कैप्चर कर रखा है गोमा सिटी ओके. को, और उन्होंने 2012-13 में भी किया हुआ था। तो वहाँ कंडीशंस, मुझे लगता है कि जिस दिन शायद इनकी वेल्थ खत्म हो जाएगी, वो वहाँ पीस आ जाएगी। अब आपने पूछा अंतर का, अंतर यूएन पीस कीपिंग में क्या है कि आप केवल पीस कीपिंग के लिए गए हैं। यूएन ये कहता है कि आप ऑपरेट नहीं करेंगे, आपके पास हथियार है, आप एक तो अपनी खुद की डिफेंस Safety. करेंगे, यूएन के जो एसेट्स हैं उनका डिफेंस करेंगे, बट आपके पास खबर आई, जैसे यहाँ क्या होता है, यहाँ मेरे पास खबर आ जाए कि 20 मिलिटेंट बैठे हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि चलो फटाफट से मैं प्लान करूँगा और ऑपरेट करूँगा, नहीं तो मैं ढूंढूंगा उनको जंगल में जाके और ऑपरेट करूँगा, और साफ कर दूंगा. बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज वो मेरा काम है। राइट. वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे बोलते हैं नहीं, आप नहीं जाएंगे। अभी रिसेंटली यूएन ने वहाँ पे फोर्स इंटरवेंशन ब्रिगेड करके कुछ लॉन्च किया है, जो शायद कर रहे हैं, बट वो भी उतना ओपनली ऑपरेट नहीं करते। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो मैंडेट था कि आप केवल अपने पोस्ट का, अपने यूएन एसेट्स का, और अगर लोकल्स हैं और वो आपके पास आ जाते हैं तो आप उनको प्रोटेक्शन देंगे। हालात अभी भी लगभग वैसे ही हैं, तब भी वैसे ही थे। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे नॉलेज में आए। इनफैक्ट मेरे इलाके में एक गांव होता था जो लगभग 50 किलोमीटर दूर था, एंड हम लोग जब वहाँ जाते थे तो अटैक हेप्टर्स, रशियन अटैक हेप्टर्स होते थे और अफ्रीकन चॉपर्स थे हमारे पास, उनका यूज करते थे। तो जब वहाँ जाते गया मैं एक बार, खबर है कि वहाँ पर एक ट्राइबल ग्रुप आया जो दूसरा उनका अगेंस्ट था, और वो पूरे गांव को मास रेप करके, मास मर्डर करके, जितने भी एबल्ड बॉडी वो थे यंगस्टर, उन सबको एज ए लेबरर लेके चले गए। और जब अगले दिन हम पहुंचे उस गांव में तो बहुत बुरी हालत थी, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना, कि सारे खून के धब्बे लगे हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं, जूते पड़े हुए हैं। तो किसी ने बताया कि सर ऑलरेडी 200-300 को ग्रुप लेके जा चुका है। Okay. तो अभी भी ऐसी है, कुछ खास अंतर नहीं आया है, बट आपको ये लगता है यार कि आप कर सकते हो, शायद नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको मैंडेट फॉलो करना है। सर मेरी मेजर समरतूर जी से बात हो रही थी, एंड ही टोल्ड मी कि इवन इन द पीस कीपिंग मिशंस there are certain times when you have to ओपन फायर, open fire. यस। उसमें क्या होता है कि आप मैंडेट में ना अलग अलग चैप्टर्स हैं कि आप Okay. किस वाले उसके अंदर काम कर रहे हैं। आपके साथ ऐसा हुआ तो कभी? जब, या उसी को बता रहा हूँ मैं, जो समर है वो सूडान में था जी. और मैं कॉन्गो में था। जी. तो सूडान और डिस्टर्ब है। सूडान में पहले इंसिडेंट इस तरह के हो चुके थे, तो जब इंसिडेंट हो जाते हैं तब यूएन बोलता है कि प्रॉब्लम सब ज़्यादा आ गई हैं, तो अब आप फायर ओपन कर सकते हो, बट ऑपरेट आप तब भी नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरे इलाके की खबर आई है और मैं वहाँ जाकर ऑपरेट कर रहा हूँ, बट यस आप फायर खोल सकते हैं। अगर आपके ऊपर फायर आया वो आप, या आपको लगता है कि आप रिस्क में, आप फायर खोल सकते हैं। तो हमारे वाले उसमें वो चैप्टर
Different अप्लाई नहीं हुआ था। तो एट एनी Enforce नहीं हुआ सिचुएशन यू वर नॉट अलाउड टू फायर? आप केवल तभी फायर खोल सकते हैं जब आपके ऊपर फायर आने लग जाए या आपकी पोस्ट अटैक हो रही है और उस समय। अदरवाइज आपने देखा कि सामने आपस में फायर फाइट हो रही है तो आप फायर नहीं करेंगे। 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं तो आप फायर नहीं खोलेंगे। आपको पता लगा कि आपके इलाके में कहीं पर मिलिटेंट ग्रुप आए हुए हैं तो आप जाके ऑपरेट नहीं करेंगे। सर कॉन्गो में while you were there, what was the most surprising cultural या फिर strategical lesson that you learned कि यार ये कुछ अलग था? कई सारी चीजें हैं। जैसे अगर देखो, मुझे ये लगता है ना कि ह्यूमन जो ब्रीड है जी हम लोग, वो यहाँ पर हैं या कॉन्गो में हैं या यूएस में हैं, शायद कहीं ना कहीं हम कॉमन है। राइट। वहाँ पे आप बच्चों से मिलो, मतलब मैं वहाँ पे भी चर्चेस जाता था, लोगों से मिलता था, बहुत इंटरेक्ट करता था। तो एट द एंड उनकी रिक्वायरमेंट वैसी ही हैं। इट इज जस्ट कि पॉलिटिकल और उसकी वजह से वो लोग उस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि ट्रैवल है एंड बहुत सालों से वो चली आ रही है। हर गाड़ी पे और हर घर पे आपको कॉन्गो का झंडा मिलेगा। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट कि उनके अंदर वो नेशन वाली फीलिंग बहुत स्ट्रांग है एंड दैट्स अ गुड थिंग। मतलब मैं बोलता था यार कि ये ना हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, बिकॉज कई लोग बोलते हैं कि ऐसे क्या होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है, ऐसे नहीं। आप जिस चीज़ को रोजाना देख रहे हो ना, आप धीरे धीरे उस चीज़ के साथ अटैच होने लगते हैं। आप कभी भी करके देखना। अगर आपकी मदर ये बोलें कि आप हर दिन जब बाहर जाएंगे घर से तो मंदिर में जाकर आप सिर झुकाओगे, शुरू में 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने आप ऐसे ही हो सकता करो, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आप अटैच होने लगोगे। ठीक है, उसी तरह से मुझे लगता है कि अगर हम ये बोलें कि हर गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा झंडा स्टिकर लगा होगा, हर घर के ऊपर एक झंडा होगा और लोग बाग उसको रखेंगे अच्छे से, 26 जनवरी 15 अगस्त की तरह नहीं कि उस दिन हाथ में लिया और बाकी टाइम वो कूड़े में चला गया। फीलिंग्स आती हैं, आप कनेक्ट होना शुरू होते हो। आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस सर, क्योंकि मुझे ऐसी आपकी बात सुनते सुनते ना एक इंसिडेंट याद आया कि जब हम छोटे थे ना, तो मेरी मदर मुझे बोलती थी, जब भी हम कहीं से निकलते थे तो मम्मी कहती थी ये बड़े हैं इनको नमस्ते करो, ये बड़े हैं इनको नमस्ते करो। हम नहीं करते थे, किसी को ग्रीट नहीं करते थे तो हमें डांट पड़ती थी। तो उस टाइम पे सोचते यार मम्मी यार सबको थोड़ी नमस्ते करना होता है, सबको थोड़ी, बिल्कुल कोई भी रोड पे दिखेगा और उसने आपकी तरफ देखा तो आप उसको नमस्ते थोड़ी बोलोगे। समय के साथ टाइम चेंज हुआ, हम बड़े हुए तो धीरे धीरे समझ में आया कि इट इज पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट। और कहीं ना कहीं आपके मन में वो चीज बैठ गई है कि अगर आप किसी को देखते हो वो आपसे बड़ा है तो आप उसको रिस्पेक्ट देते हो। और आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हर इंसान अगर देश के प्रति एक नजरिया बदले और कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, गाड़ी में, गाड़ी के शीशे पे, घर के गेट पे छोटा सा वो लगाइए, छोटा सा फ्लैग लगाओ एंड आप अपने बच्चों को बताइए कि देखो ये ना हमारा कंट्री का फ्लैग है जी, और इसको हमेशा इज्जत से लगाना, गंदा मत करना, अच्छे से रखना, बस इतना करना है आपको, कुछ नहीं करना है। आपको कोई रोज सैल्यूट करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो दे विल हैव दैट अटैचमेंट, उनका वो अटैचमेंट होगा उस देश, मतलब झंडे के लिए। और जब झंडे के लिए होगा ना तो उस देश के लिए भी होगा। तो हम छोटे थे तो मम्मी बोलती थी झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हम बचपन से ये होता था हमें कि झंडा जमीन पे नहीं गिरा होना चाहिए। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी के आप अगले दिन जाओ और आप देखते हो कि वो सब लोगों ने डाल रखे होते हैं। झंडा कहीं दिख जाए तो उसको फोल्ड करके रखना, ये ऐसे हमें चीजें सिखाई जाती थी बचपन में कि झंडा है तो उसको फोल्ड करके आप उसको, या उसको बिल्कुल सीधा का सीधा किताब के बीच में रखो, रिस्पेक्ट योर फ्लैग, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके प्रति चीजें मैंने वहां देखा कि गुड। सर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा मिशन है जो जिसने आपकी लाइफ पे एक छाप छोड़ दी हो, बट नॉट जस्ट एज अ सोल्जर बट ऑल्सो एज अ पर्सन? मैं कहूँगा मणिपुर में मैं मैतेईज, कुकीज, नागा तीनों के साथ इंटरेक्ट किया, तीनों ग्रुप के अगेंस्ट ऑपरेट भी किया, और जितनी मेरी ह्यूमन बॉन्डिंग इनके साथ बनी वो आज भी है। वहाँ जो बच्चे उस समय 7th 8th 9th क्लास में होते थे, उनके साथ मैं खेलने चला जाता था, बातें करता था, एजुकेशन टूर लेकर आया 2 जी।
वो बच्चे आज भी मेरे साथ टच में हैं, उनके बच्चे हो Wow. गए हैं That's इनका। great. एंड ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे जब यहाँ स्कूल में पढ़ने आए तो उन्होंने मेरा नाम लोकल गार्जियंस में दे रखा था। Wow. तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, मतलब यू फील That's कनेक्टेड, a feeling. या True. यू फील कनेक्टेड कि एंड मैं सबको बताता हूँ, मैं अपने गांव में या अपने उसमें बताता हूँ नेबर्स को या जो मिलने आते हैं कि जो मणिपुर में जितने अच्छे लोगों से मैं मिला ना, आप उनके बच्चों को ना आपस में लड़ते नहीं देखोगे। मैं एजुकेशन टूर लेकर आया एंड जब मैं उनको कुछ खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता था तो वो पहला बच्चा लास्ट तक के बच्चे को पास करता था। Wow. उसका अपोजिट मैंने अपने यहाँ देखा है कि मैक्सिमम वो अपना लेते हैं और निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपस में एंड वो सारे मिक्स थे, उसमें मैतेई भी थे, नागाज भी थे, कुकी भी थे। तो मतलब मैं कहूँगा कि उस मणिपुर ने मेरे ऊपर पर्सनली बहुत अच्छी मेमोरीज एंड बहुत अच्छा वो छाप छोड़ा। एंड वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग बाग, मतलब हेड्स ऑफ टू देम। So looking back, समय के साथ साथ चीजें भी बदली, नॉलेज भी गेन होती है, टाइम बदल जाता है, राइट? इफ यू गेट अ चांस टू रीडू वन मिशन विद द नॉलेज दैट यू हैव राइट नाउ, तो आप कैसे और क्या डिफरेंट करना चाहोगे उस मिशन में? मेरे पास ना एक बहुत अच्छा सोर्स था, जी। मतलब बहुत ही अच्छा सोर्स था, हम्म। और काफ़ी सारे ऑपरेशंस वो मेरे को करा चुका था मणिपुर में। इनफैक्ट एज पर हिम वो अफगानिस्तान जाके ट्रेन हुआ था जब वो Okay. पीएलए में था। एक्स मिलिटेंट था वो खुद, Okay. सरेंडर करके एंड देन मेरा सोर्स बना। तो उसने खबर दी कि सर साजिक तंपक के पास हमारा कैंप होता था कि जब मैं मिलिटेंट था पीएलए का, तब हमारा कैंप था। और जब इंडियन आर्मी ने 2004 में एक मेजर ऑपरेशन किया था जिसमें 21 पैरा ने वो किया था, तब हम लोग वहाँ से भागे थे और एक और पीछे कैंप बनाया था और वहाँ पर मैंने कुछ हथियार दबा रखे हैं। और अभी मेरी खबर आई है कि उन हथियारों को लेने के लिए कुछ बंदे आ रहे हैं, मिलिटेंट्स आ रहे हैं। तो अगर हम टाइम से निकलें तो हमें वो बंदे भी मिल जाएंगे और हथियार भी मिल जाएंगे। तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया यार, क्या करना है बताओ। तो उसने बोला कि सर कल सुबह हम चलें तो साजिक तंपक पहुंच जाएंगे 2-3 घंटे में, वहाँ से पैदल जाएंगे, 2 घंटे में उस एरिया में पहुंच जाएंगे और 1-8 घंटे का ऑपरेशन होगा और रात तक हम वापस आ जाएंगे। ठीक है। जो मेरा इलाका था, मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि मेरा इलाका मणिपुर में इस तरफ एक तरफ था और साजिक तंपक बिल्कुल दूसरी तरफ था। ना मेरा इलाका था, ना मेरी बटालियन का इलाका था, ना मेरे सेक्टर का इलाका था, ब्रिगेड का इलाका था, और मैं कभी नहीं गया था वहाँ। बट सुना बहुत था कि साजिक तंपक बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है, जो आपने वियतनाम वॉर वाली मूवी देखे होंगे ना, उस तरह की लड़ाई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सीईओ को बताता हूँ। मैंने सीईओ को बताया कि सर ऐसे से है और मैं कल लॉन्च हो रहा हूँ। तो सीईओ ने बोला अबे क्या करेगा, तू वहाँ खबर पास कर दे, वो कर लेंगे। तो मैंने सर अब मैं ऐसे थोड़ी ना सोर्स को मना कर दूंगा। राइट। सोर्स बोलेगा कि साला अब ये तो डर के लगता है, मैंने खबर दी और ये तो पीछे हट गया और ये खबर पे काम भी नहीं कर रहा। मैंने सर ऐसे थोड़ी ना, उसने बताया मैं जाऊँगा। बोलते भाई बहुत दूर है यार। तो मैंने कोई नहीं सर मैं करके आता हूँ। तो बोले ठीक है चला जा। एंड उस टाइम भोगल सर सीईओ होते थे एंड वो हमेशा मतलब मेरे को ना सीनियर्स बहुत अच्छे मिले। तो मैं निकला अगले दिन सुबह जिप्सी लेके, वही 6 बंदों के साथ में 2 गाड़ियाँ, 6 या 7 बंदे थे। मैं साजिक तंपक में एक असम राइफल यूनिट होती थी, वहाँ पहुँचा और उनके सीईओ को बताया कि सर ये खबर है और मैं ऑपरेशन करने आया हूँ। तो सीईओ ने बोला कहाँ है, बता रहा मेरे को जरा एरिया बता। तो मैंने इस सोर्स को बोला कि बता मैप पर कहाँ है। तो उसने उंगली रखी कि यहाँ है। तो सीईओ ने मेरी तरफ देखा, बोलते तुझे पता है कहाँ है। मैंने नहीं मुझे नहीं पता है, मैं नहीं आया कभी यहाँ पर, मैंने बट मैं यहाँ ऑपरेट करने जा रहा हूँ। तो वो हंसने लगा कि ये इलाका ना कि हम लोग भी नहीं गए हैं। अच्छा। एंड कि तू जाएगा तो 3 दिन लगेंगे। जैसे उसने बोला 3 दिन लगेंगे, तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई तू तो कह रहा था कि पहुंचेंगे 2 घंटे पैदल जाएंगे और वो। तो बोलता है नहीं साहब
मैं पहले हम लोग ऐसे जाते थे इस रास्ते से और ऐसे था, हम्म, तो वो भी सही था, हम्म, 1-2 घंटे हो सकता है कि ऊपर गड़बड़ नीचे। करी हो इतने सालों में। बट उसने बोला कि सीईओ बोलते हैं कि अगर ये जो बता रहा है ना कि हो सकता है कि ऐसे जाया जा सके, कि लेकिन जब 2004 में ऑपरेशन हुए तो बहुत सारी माइंस वगैरह वो सब हुई, हम्म, ग्रेनेड वगैरह, तो इस रास्ते को बंद कर दिया है, मतलब आउट ऑफ बाउंड है, यूज नहीं होता है, तो अभी वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं ओके। करता है। एंड हमें बीच बीच में खबर मिलती है कि किसी जानवर का पैर उड़ गया या कोई वैसे हो गया, तो बोले यार यहाँ से तो नो गो है, यहाँ से नहीं जा सकते। तो मैंने कहा यार कि अभी वापस तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, इश्यू क्या था ना कि हम आए केवल एक दिन के हिसाब से थे, तो हमारे पास ना कपड़ा था कुछ, ना सॉक्स था, ना कुछ था। एंड मणिपुर इज लाइक ह्यूमिड बुरी तरह से, जब जंगल में घुस जाओ, बारिश भी हो रही है, लीचीज भी हैं। तो मैंने सर अभी कैसे करना है, जाना तो है ही मेरे को। तो बोलते कितने बंदे हैं तेरे साथ, तो मैंने बताया मैं 8 हूँ, 2 गाड़ियाँ हैं, 8 बंदे हैं, 2 ड्राइवर हैं उसमें। तो वो फिर हंसने लगा, बोलता अबे कमांडो तू 8 बंदों के साथ वहां से यहाँ भी आ गया। तो मैंने हाँ। तो बोलता है अब तू प्लान करा कि तू वहां जाएगा। बोलता है इतना डेंस जंगल है ना कि अगर तेरे ऊपर एम्बुश हो गया तो तुम्हारा 8 का नहीं पता लगेगा। तो मैंने सर जो भी है जाऊंगा तो हूँ मैं। तो उसने बोला कि ठीक है। उनकी एक पोस्ट, लास्ट पोस्ट होती थी आईजीजांग करके उस वाले एक्सेस पे। तो उसने बोला कि तुम वहां जाओ, कि आज रात यहाँ रुक, कल सुबह तुम आईजीजांग जाओगे, परसों तुम आईजीजांग से पैदल जाओगे और फिर खुरमलेन एक गांव आता था वहां पहुंचोगे, और ये फिर खुरमलेन से आ गया है। तो मैंने ठीक है, डिड द सेम थिंग कि हम अगले दिन वहाँ उस दिन वहीं रुके, अगले दिन हम उनकी पोस्ट पर पहुंचे। वहाँ से उन्होंने उनके एक ऑफिसर और 25 और जवानों को हमारे साथ किया कि भाई थोड़ी बड़ी पार्टी लेके जाओ, तुम्हें नहीं पता है कि किस तरह का है, एंड 1% केस में हो सकता है कि ये जो सोर्स है यही तुम्हें कहीं डबल क्रॉस कर रहा हो। ठीक है, कि तुम जा रहे हो कि शायद बंदे और हथियार मिलेंगे, वहाँ एम्बुश लगा हुआ है, तुम्हारे ही हथियार निकल गए और तुम वहाँ पड़े हुए हो। खुरमलेन पहुँच गए हम उससे अगले दिन, खुरमलेन में रुके। खुरमलेन लास्ट गांव है वो, उसके बाद फिर प्योर जंगल है जिसमें बीच में बॉर्डर पिलर्स आते हैं और फिर बर्मा शुरू हो जाता है। अब हम चल रहे हैं, खुरमलेन से चलते 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 4-5 घंटे हो गए, बॉर्डर पिलर्स आ गए। बॉर्डर पिलर्स आए तो मैंने कहा कि भाई कहाँ है। तो बोलता है कि सर बताता हूँ, रुको, कि वो जो ऊपर टॉप वो है वहाँ चलो। वहाँ पहुँचे तो उसने इशारा किया एक वैली की तरफ, एंड बिल्कुल मतलब अभी तो मैं सोचता भी अगर हूँ ना तो मुझे लगता है कि जैसे बिल्कुल यूएस मूवी उसमें दिखाते हैं कि वियतनाम वाला बिल्कुल ग्रीन वैली, ग्रीन एकदम, एंड कुछ नहीं है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कहाँ है, क्या क्या दिखा रहा तू। तो बोलता वहीं कैंप है। मैंने कहा वहाँ कैंप नहीं है, वहाँ पेड़ है केवल। तो बोलता है नहीं, उन्हीं के नीचे कैंप है, आप चलो। मैंने कहा यहाँ तो अब अगर जाएंगे तो आ ही नहीं पाएंगे। तो उस रात फिर हम वहीं रुके जंगल में, हमने कॉर्डन किया एरिया और वो सारा रुका। नेक्स्ट डे सुबह हम गए, एंड जब हम ग्राउंड में नीचे पहुंचे ना, एकदम मस्त कैंप बना हुआ था। मतलब उसने फिर मेरे को वीडियो दिखाए मोबाइल पे कि सर ये देखो, ये मेरी पासिंग आउट का वीडियो है, इसी कैंप का है, और यहीं पर ये स्टेज बना हुआ है, ये वुमेन्स बंकर्स बने हुए हैं, ये हमारे जो क्वार्टर मास्टर स्टोर होता था जहाँ राशन वगैरह होता, हर चीज बनी हुई थी, हर चीज वहाँ प्रॉपर अच्छे से बना रखी थी उन्होंने कि ये देखिए। तो मैंने कहा बंदे, तो जब टेल टेल साइन हुए तो बंदे जा चुके थे ऑलरेडी। हमारा ये जो प्रोसेस था 3-4 दिन का, तो हम लेट थे। उनको पता चल गया होगा, उनको पता लग गया, पता भी लग गया होगा, ऑफ कोर्स पता लग गया होगा, एंड दूसरा या फिर हम डिले हो गए, ये 2 चीजों में से हुई होगी या दोनों चीजें हो गई हों। बट हमें कुछ एम्युनिशन वेपन मिल गए, वेपन और एम्युनिशन में मिला, मतलब इसने सिंटेक्स में डाल के दबा रखे थे, एंड वो वाली सिंटेक्स एक खाली मिली और एक में हमें मिल गया, हम लेकर आए। तो जो आपने पूछा ना कि दोबारा अगर करना होता तो मैं शायद इसी ऑपरेशन को दोबारा करता, बट फास्ट करता, तेज करता, ताकि और मुझे प्रिपरेशन के साथ करते, और प्रिपरेशन के साथ करता, एंड शायद मैं इतना टाइम नहीं लेता। जो मैं रात में मैं रुका तो मैं पहले ही जाके वहाँ पे रात में एम्बुश लगाता।
सर पैरा एसएफ के बाद आप एएमयू में आए, हाँ, आर्मी मार्क्समैनशिप आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में। बट क्या पैरा एसएफ में भी आपके साथ कोई ऐसे मिशंस हुए जहाँ पे आपने यू नो 1-to-1 कॉम्बैट्स हुई हों या गन फायर्स हुई हों? नहीं, एसएफ में नहीं हुई, बिकॉज एसएफ में क्या हुआ कि 23 में मेरा मैक्सिमम टाइम ट्रेनिंग और इसमें निकला जी। आगरा में, और आगरा के पास हमारा ट्रेनिंग एरिया होता तो हम्म। वहाँ पे था। फिर मैं यूएन चला गया, यूएन से जब वापस आया तो पोस्टिंग्स आ गई, एंड फिर मैं आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट चला गया। सर एएमयू थोड़ा सा ना ब्रीफ में समझाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि एएमयू क्या है वो नहीं समझ में आता। हाँ, आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट केवल 2 एएमयू हैं पूरे वर्ल्ड में। एक यूएस आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है, एक इंडिया आर्मी है। मार्क्समैनशिप यूनिट है। ठीक है। तो हुआ क्या कि 1953 में इंडिया में शूटिंग स्पोर्ट शुरू हुए। तो जो आर्मी पर्सनल थे वो जाते थे, बट ना ट्रेनिंग थी, ना हथियार थे, ना एम्यूनिशन था, तो वो अपना सर्विस वेपन यूज करते थे। तो 57-58 तक मीडिया में काफ़ी हंसी होने लगी कि आर्मी वाले आते हैं बट इनसे गोली भी नहीं लगती। ठीक है, तो जिसको आर्मी ने बहुत सीरियस उसमें लिया कि यार एक है कि तुम शूट टू किल कर रहे हो, जब ऑपरेशन, मतलब मेरे को ट्रेनिंग दी गई है शूट टू किल की, बट यहाँ शूट टू विन है, यहाँ जीतना है आपको। बट दोनों जगह वेपन्स बहुत अलग हैं। जो स्पोर्ट्स उसमें यूज कर रहे हैं वो प्रिसीजन वेपन्स हैं। राइट। तो आर्मी ने बोला कि हम एक आर्मी शूटिंग टीम खड़ी करेंगे, एएसटी टीम खड़ी करेंगे, और जिसको हैदराबाद में पहले खड़ा किया गया 1 EME बटालियन में। वहाँ से 1980 के टाइम पर 1980s में वो टीम पूरी उठकर आ गई मऊ, इंदौर के पास एक जगह जहाँ इन्फेंट्री स्कूल भी है, वहाँ आई, एंड उसी को फिर आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में कन्वर्ट किया गया। मतलब इंडिया से एक टीम गई, तो उसने यूएस एएमयू को देखा जाकर, एंड उन्होंने ट्राई किया कि सेम उसी तरह का इंफ्रा और रेप्लिका यहाँ बनाया जाए। और उसके बाद शायद इंडियन आर्मी टीम ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जितने भी ओलंपिक इवेंट्स हैं उसमें सभी में एएमयू की टीम पार्टिसिपेट करती है। एज ऑफ नाउ आई शायद और जुड़ गए होंगे, नहीं तो 600 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल्स हैं, जिसमें 2 ओलंपिक मेडल्स भी हैं। एक कर्नल राठौर का एथेंस से उसका 2004 वाला जी, और एक ऑनरी कैप्टन विजय साहब का है 2012 वाला मेडल लंदन ओलंपिक का, और 6000 से ज़्यादा नेशनल मेडल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। So what is the major difference between the artillery that is used in sports and in war zone? स्पोर्ट्स में आप पैलेट्स यूज करते हो, जैसे 10 मीटर जो है जी। वो उसमें आप पारदनी भी रहता है, इन सब के वेपन्स यूज करते हैं, एंड पैलेट्स टाइप होते हैं, बट Okay. वो भी बहुत प्रिसीजन्स वाले होते हैं। जो आपका इक्विपमेंट है बहुत महंगा इक्विपमेंट है, और प्रिसीजन वेपन्स हैं, स्पोर्ट्स वेपन्स हैं, वो लीथल नहीं है। बट अगर सेम पिस्टल है, पिस्टल 25 मीटर वाली या 50 मीटर वाली लीथल हो सकती है, .22 चलता है उसमें, है ना। हाँ, बट उसमें जो एम्यूनिशन है या वेपन है अगेन प्रिसीजन है। ठीक है, जो सर्विस एम्यूनिशन होता है वो उतना प्रिसीजन नहीं होता है, मतलब उसमें एक एक ग्रेन को भी ना मेजर करके डाला जाता है। जो ये स्पोर्ट्स वेपन होते हैं तो उसमें एक एक ग्रेन मेजर होता है, बहुत ही प्रिसीजन एम्यूनिशन एंड वेपन आता है। उसको रखना भी आपको उसके अकॉर्डिंग पड़ता है, एम्यूनिशन को आप टेम्परेचर कंट्रोल रखते हो, बहुत सारे चीज़ें हैं। देन कोच है, जब मैं वहाँ पे था तो हमने फॉरेन कोच भी हायर किए हुए थे, एंड उसके बाद बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी वहाँ शुरू करी। तो बहुत अलग माहौल है। आपको उस सोल्जर को, जो जवान था या ऑफिसर था, वहाँ कोई कोटा नहीं है ऑफिसर का जवान का, आप अपनी मेरिट पे आते हो, प्योर मेरिट पे आते हो। Okay. एंड उसको आपने फौज से निकाला और वहाँ पर स्पोर्ट्समैन बना रहे हो आप। एक अलग मेंटल रिक्वायरमेंट है, उसको compete करना है। वो जब यहाँ ऐसे खड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पे सिविलियंस भी हैं, हर तरह के हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, सब हैं उस लाइन में। केवल जो वो हिट करेगा टारगेट को, वो कितने स्कोर आ रहे हैं। तो मेरे समय जीतू राय साहब होते थे, पेम्बा तमांग होता था, ये अपना चैन सिंह साहब होते थे, सारे ओलंपियन थे, सारे ओलंपियन थे। 8-9 ओलंपियंस हैं अभी तक आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ने दिए हुए हैं देश I think 25 मीटर और 10 मीटर में 300 का स्कोर होता है, राइट? 10 मीटर इज 600, 600 10 मीटर इज and 600, 25 मीटर इज 300. 25 मीटर मेरे को चेक करना पड़ेगा बिकॉज मैं भूल गया हूँ। एंड जैसे 300 मीटर इज अगेन 600. Yeah. क्योंकि मेरे को जितना पता है कि जो वेपन्स होते हैं उनके जो ग्रिप होती है वो भी हैंड क्राफ्टेड वुडन ग्रिप्स होती हैं। बिल्कुल। जैसे मेरा हाथ छोटा है
तो जब मैं मतलब शुरू करूँगा तो मैं वहाँ बताता था कि भाई मेरी ग्रिप थोड़ी छोटी करी जाए, हाँ। फिर उसकी पकड़ के हिसाब से कि ये राइट ऐसे, तो उसको भी चेंज किया जाए। जी तो स्पोर्ट्स शूटिंग बिल्कुल अलग चीज़ है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसका सोचने का तरीका अलग है। तो जो वहाँ पे स्पोर्ट्समैन होते थे उनको योगा भी कराया जा रहा है, उनकी फिजिकल मेडिटेशन भी कंडीशनिंग कराई वैसी कराई जा रही है, जो कोच है उनकी उसी तरह से तैयारी कराता है। क्योंकि मुझे अभी आपकी एक बात याद आ गई। अभी हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, बीच में हमने कन्वर्सेशन करी थी कि साहब यहाँ पे आप गोली चलाने आए हो, बैडमिंटन खेलने नहीं आए। यस, बिल्कुल। दैट्स द माइंडसेट हाँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सेम वहाँ पे होता। मतलब मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा एक चार्टर ऑफ ड्यूटी ये भी था वहाँ पर कि सभी जवानों का अप्रेजल करना है। जवान नहीं बोलूँगा मैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स का जो वहाँ पर एएमयू में हैं, 100+ कुछ हमारे पास होते थे। उनका हम हर महीने और हर क्वार्टर उसमें अप्रेजल करते थे कि कौन किस लेवल पर आया था और अभी कितना परफॉर्म कर पा रहा है। एंड सारे के सारे नेशनल प्लस होते थे। कोई एशियन गेम्स खेल चुका है, कोई कॉमनवेल्थ खेल चुका है, कोई वर्ल्ड कप खेल चुका है, कोई ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है। तो एएमयू तैयार कर रही है देश के लिए वो शूटर्स जो देश को रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ऑलरेडी कर रहे हैं। Sir, you have commanded teams of up to 800 personals, and you have also managed operations and situations जहाँ पे things were, you know, the budget was exceeding more than 35 crore rupees. What is the most unexpected और सबसे हटके ऐसी क्या leadership lesson था that you have learned from such high responsibility roles and tasks? ध्रुव, फौज में ना हर इंडिविजुअल, जो मुझे लगता है पर्सनल मेरा मानना जी। है कि केवल एक चीज़ के लिए काम कर रहा है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। Right. कि मैं आर्मी के लिए काम कर रहा हूँ। एंड शायद इन सभी चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन थी, जब मैं ट्रूप्स कमांड कर रहा था तो मेरे को था कि रिजल्ट अचीव करने हैं, Right. एंड जो एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल, बेनिफिट करेंगे बिल्कुल। और मेरी टीम के लिए बेनिफिट करेंगे। जी। जो मेरी टीम है उसको वो लगना चाहिए कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया है। जी। जब मैं यूएन में था तब भी वही फीलिंग थी कि यहाँ पर इतना अच्छा काम करके जाओ कि लोग वागों को लगे कि इंडियन जो पीस कीपिंग फोर्स है वो सच में बहुत अच्छी है, बाकियों से अलग है। जब मैं आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में था, मेरे लिए जो बजट हैंडलिंग थी वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एज एन ऑफिसर एंड इन्फेंट्री ऑफिसर आपको इतना बजट हैंडल करना, वेपन की प्रिक्वायरमेंट करना, फॉरेन कोचेस को हायर करना, ये सब नहीं सिखाया जाता है। राइट। ठीक है, उसके लिए पूरी फाइल बनेगी, आईएफए के पास जाएगी। तो मैं लिटरली जब मेरे को पता लगा कि एक फाइल 3-4 महीने लगाती है, तो मैं उस फाइल को लिया, मैं आईएफए के पास गया। आईएफए वाजे लेडी, उन्होंने मेरे को जितना डिटेल में समझाया कि आप इस फाइल को किस तरह से बनाओ, आप लोग क्या गलतियां करते हो, कैसे करते हो, इसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं, वो सारा समझाया। बिकॉज मैंने बोला कि मैम मुझे नहीं पता है, आप मान के चलिए कि मैं बिल्कुल जीरो हूँ इस चीज़ में, आप मुझे एकदम ऐसे बताइए कि मैं जब ये फाइल बनाऊँ तो ये कोई गलती नहीं हो। एंड उनकी वजह से जो फाइल 3 महीने लगाती थी, उस फाइल को मैं 15 दिन में पूरा करने लगा, एंड हमारा बजट पूरा यूटिलाइज हुआ। इनफैक्ट बाकी जो नोट थे उनका भी बजट मैंने लिया, उसको भी यूटिलाइज किया। हमने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी वगैरह। बट तीनों जगह पर आई वॉज वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। राइट। मेरा ये था कि यार अगर तुम कहीं आए हो तो पहली बात जो मैं अभी तक आपको 2-3 बार बोल चुका हूँ कि अपना 100% दो। जी। जब मैं यहाँ से जाऊँ ना इस जगह से पोस्ट आउट होके, तो पीछे वाले बोले कि यार उसके टाइम पे ना बहुत ही बढ़िया काम हुआ, और मुझे ये लगे कि शायद इससे बेटर और कुछ क्या हो सकता था। मतलब जितना मैं बेटर कर सकता था 100% मैं करके आया। उसी में ऑर्गेनाइजेशन का कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ अच्छा होगा। तो अपनी टीम के लिए काम करो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, आप अपने आप सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जब एक गैलेंट्री अवार्ड मिलता है आपको, सेना मेडल मिला, हाँ, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट फॉर एन ऑफिसर टू बी अवॉर्डेड अ मेडल, राइट? हर किसी को नहीं मिलता। कैसी फीलिंग होती है? हाउ डज इट फील? मैं कहूँगा सीधे सीधे अगर आप पूछोगे तो अच्छा लगता है, बिकॉज इनफैक्ट जब मेरा सेना मेडल आया तो जो मैं बता रहा था कि मैं बच्चों को लेके मणिपुर से एजुकेशन टूर कराने उनका दिल्ली आया हुआ था 2011 में। एंड उनको एनसीसी नहीं, उस दिन हम
दिल्ली में शीला दीक्षित मैम चीफ मिनिस्टर होती थी, हम्म, तो उनसे मिलवा रहा था। हम्म, एंड मेरे सीईओ का फ़ोन आया कि अवार्ड की लिस्ट आउट हो गई है और रिसीव्ड सेना मेडल। ओके, तो पहले आपको लगता है कि अच्छा, मतलब एक होता है ना कि कोई रिएक्शन आता नहीं है, ठीक है, देन धीरे धीरे वो फीलिंग सिप इन होती है एंड आपको अच्छा लगता है, बिकॉज ठीक है आपने इतना काम किया और शायद सीनियर्स को वो लगा। बट ध्रुव, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऑफिसर जवान हैं जो शायद बहुत और भी अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो ये सब लक है। शायद मैं उस जगह पे था, वहाँ इतने ऑपरेशंस हुए, ठीक है, तो मेरे को कुछ मिला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट वो कश्मीर में ऐसी जगह थे जहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जी। या सिक्किम में ऐसी जगह थे जहाँ हुआ नहीं। तो शायद ये लक, आपकी डेस्टिनी और उस समय आपने किस तरह से काम किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर जो अवार्ड्स होते हैं, दे रिकॉग्नाइज अ सोल्जर्स अचीवमेंट, राइट? बट कहीं ना कहीं ये सारे अवार्ड्स कलेक्टिव टीम वर्क की वजह से मिलते हैं। बिल्कुल बट सारा का सारा क्रेडिट जो जाता है वो एक इंसान को जाता है और मेडल उसको मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फौज में जब भी साइटेशंस जाते हैं, हम्म, तो अगर जैसे जो मेरा ऑपरेशन हुआ, हम्म, तो जब मैं पोस्ट आउट हुआ था अपनी हम्म, कंपनी से और 23 असम राइफल से, जी, शायद मेरे साथ जितने भी जवानों ने ऑपरेशन किया था, जी, सभी को कोई ना कोई अवार्ड मिल चुका था। ठीक है, वो हम लोगों को मीडिया में पता नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि जैसे एक ऑपरेशन हुआ, उसमें अगर ऑफिसर का गया किसी चक्रा के लिए, मेरा जैसे कीर्ति चक्रा के लिए गया, ठीक है, या शौर्य चक्र के लिए गया, तो मुझे कुछ मिलेगा। दूसरे जवान का हो सकता है कि असम राइफल एमएचए के जो चैनल होता है, जी, उसमें जाता है कि प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल के लिए गया या पुलिस गैलेंट्री मेडल के लिए गया। सेम आर्मी में भी होता है। ओके, ऐसा नहीं होता कि एक ऑपरेशन में केवल एक ही साइटेशन जाता है, हम्म, 2 3 4 साइटेशन जाते हैं। कई कई ऑपरेशन ऐसे भी हुए हैं कुछ यूनिट्स के, जहाँ पर एक ही ऑपरेशन में 10 10 12 12 गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, तो मिलते हैं। एंड कई सारे ऑपरेशन ऐसे भी हैं जिसमें ऑफिसर्स को नहीं मिलता, जेसीओ जवान को मिलता है। तो फौज इन सब चीज़ों में बहुत फेयर है, मैं कहूँगा बहुत फेयर है। सर इज देयर एनी टीम और पर्सन इंडिविजुअल जिसको आप क्रेडिट देना चाहोगे या फॉर सपोर्टिंग यू इन दोज मिशंस वेयर यू गॉट द गैलेंट्री अवार्ड? एंटायर टीम, एंटायर टीम। बिकॉज जब तक आपकी टीम आपका सपोर्ट नहीं करेगी ना, हर चीज़, जो बंदे ऑपरेशंस नहीं जा पा रहे हैं मेडिकल की वजह से, वो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं पोस्ट पर, पोस्ट संभाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आप जाओ, हम एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लेंगे। ठीक है, जो बंदे मेरे साथ दिन रात, कई बार हुआ, जैसे ये 7 दिन वाला ऑपरेशन हुआ, मैं वापस आया 8वें दिन, उसके बाद अगले कुछ फिर खबर आई या कहीं और जाना है, तो यही लोग कॉमन थे जो मेरे साथ फिर से गए। तो पूरी टीम एंड खासतौर से जो मेरे 2 स्काउट्स थे, जैकी और मैथी, पूरा नाम नहीं लूँगा मैं उनका, दे वर लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीग ऑफ सोल्जर्स बोलूँगा मैं, कि बहुत ही अलग थे दोनों। So you were also awarded the rare honor. I'll call it a rare honor because हर किसी को ये नहीं मिलता, as the Vice Chief of Army Staff Commendation Card. ये ऐसा आपने क्या चीजें थी? What were the strategic roles and leadership that you performed for which you got this? ध्रुव, वाइस चीफ कमेंडेशन कार्ड मेरे को आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में मिला। Okay. एंड हुआ क्या कि जब मैं गया, तो मैं अक्टूबर में मैंने टेक ओवर किया था वहाँ पे GSO-1। एंड उससे पहले था कि वहाँ फंड यूज नहीं होता था पूरा। Okay. फंड यूज नहीं होता था एंड लैप्स हो जाता था कि सरेंडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। दिसंबर तक मैंने वो 100% फंड यूज कर दिया था। जो मैंने आपको बताया कि मैं IFA के पास गया और जो फाइलें 3 महीने में मूव होती थी, वो हमने 15 दिन में मूव करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को बोला कि जो बाकी पैसा दूसरे नोट्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे वो भी ट्रांसफ़र कर दो, मैं उसको भी यूज कर लूँगा, ताकि जो शूटर्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे, मतलब जैसे सेक्शंस ऐसे थे, मैं कहूँगा ट्रैप का, स्किट का, जिसके पास वेपन्स काफ़ी टाइम से आए नहीं थे, वो डिले चल रहा था। तो उनके वेपन्स एंड एमुनिशन लाना मेरे लिए काफ़ी प्रायोरिटी बन चुका था। तो मैंने कहा था कि मैं उनके लिए और वेपन्स ले लूँगा। एंड वो पैसा आया और फरवरी तक मैंने उसको भी खर्च कर दिया। उसके बाद वहाँ
बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी नहीं थी। बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी क्या होती है कि जहाँ आप बच्चे को एक स्पोर्ट्समैन को, जो बच्चा है जी उसको आप पिक करते हो, उसको वहाँ ट्रेनिंग देते हो, उसको तैयार करते हो ताकि आगे जाके वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बने और आर्मी में आए। तो बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी नहीं थी। शूटिंग की बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी लखनऊ और अहमदाबाद में थी, लखनऊ और अहमदनगर में थी, सॉरी। तो शूटिंग की बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी लखनऊ और अहमदनगर में होती थी। मैंने उन दोनों का ट्रायल लिया और पाया कि दोनों में ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। मतलब जिस लेवल का आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में स्टैंडर्ड चाहिए वो आ ही नहीं रहा था। तो आई रिकमेंडेड कि सर इन दोनों को बंद कर दीजिए और एक बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी आप AMU में शुरू करिए। और अभी वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो आई स्टार्टेड दैट प्रपोजल कि एक ऐसा होना चाहिए। देन कुछ और चीज़ें थी कि टारगेट्स पुराने हो गए थे। 2007-8 में जब वर्ल्ड मिलिट्री गेम हुए हैदराबाद में, वो वाले टारगेट हम यूज कर रहे थे एंड वो टारगेट्स काफ़ी ख़राब हो चुके थे। तो उसका प्रपोजल डाला। तो इतना सारा जब काम हुआ तो जो मेरे सीनियर्स थे उनको लगा कि काफ़ी काम है जो कुछ लोग 2-2, 3-3 साल में नहीं कर पाते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट उनको लगा कि शायद मैं इस लायक हूँ, उन्होंने साइटेशन भेजा और मिल गया मुझे। तो बट आई एम हैप्पी कि बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी आज की डेट में बहुत अच्छा कर रही है। वहाँ पर सारे टारगेट्स नए लग चुके हैं एंड काफ़ी और काम हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था एज अ GSO1? सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास होता है कि आपको सारे शूटर्स का एक तो अप्रेजल करना होता है। उसके बाद में आपको इंश्योर करना होता है कि जो वेपन्स और एम्यूनिशन आप प्रोक्योर कर रहे हैं, जिसके लिए आपके पास पैसा आ रहा है, वो आप टेंडर्स निकालते हैं। उसके बाद सिविलियंस जो टेंडर लेंगे, आपको इंश्योर करना है कि क्या वो टाइम पर लेकर आ पाएगा। कई बार आपको बात करनी होती है कि इटली में जो मैन्युफैक्चरर है आपको उससे भी बात करनी है। जी आपको जो स्विट्जरलैंड में मैन्युफैक्चरर है टारगेट का स्विस स्कोर, आपको उससे भी बात करनी है। उसके बाद जब आपकी टीम्स जा रही हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वर्ल्ड मिलिट्री गेम के लिए या वर्ल्ड कप के लिए या किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के लिए, जब टीम बाहर जाती हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मैं वहाँ पर एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी से बात करूँ, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर से बात करूँ, बिकॉज ये आर्मी पर्सनल्स हैं, ठीक है। तो इनका और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो मैं वहाँ बात करता था डिफेंस अटैचे से कि सर 4 ये लड़के आ रहे हैं, अपने शूटर्स आ रहे हैं आर्मी उसकी टीम के, एंड दे विल पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। तो वो सारा कोऑर्डिनेशन करना कई बार अपने आप में चैलेंज हो जाता था कि कई सारी चीज़ें अलग अलग डायरेक्शंस में चल रही हैं। सिलेक्शंस भी हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो आपके पास ट्रायल दे रहे हैं, देन कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें आप मैनेज करते हो। बट अच्छा है, मैं कहूँगा कि बहुत ही अलग एक्सपोजर था, लर्निंग थी मेरे लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सर जब हम बात करते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली दैट योर पॉडकास्ट वाज द मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट आई वांटेड टू डू, इज बिकॉज हम एक कहावत सुनते हैं जिसमें बोला जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। बट आपके लिए इस कहावत को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा मैं, दैट यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ ऑल, बिकॉज इतनी वैरायटी और इतनी इतनी अलग अलग तरीके की चीजें आपने करी है ना, कि यू वर इन राज राइफल्स, देन यू वर इन असम राइफल्स, देन यू वर इन पैरा SF, फिर उसके बाद आप AMU में थे, एंड everywhere you were awarded with some sort of an honor or gallantry, right? On the other hand, you were also part of adventure sports, यस। ठीक है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार, फिर मैं वही किंग वाली बात बताता हूँ, ऐसा एनर्जी कहाँ से आ रही है सर? मुझे मतलब you were part of the extreme sports, रेड द हिमालय जिसको बोलते हैं, जो कि कहा जाता है कि it is one of the most physically and mentally exhausting क्या कहते हैं उसको, rallies, right? This is completely unbelievable at a point कि how नहीं, मतलब देखो, मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एक तो आपने ये बुक पढ़ ली जी, है ना, तो आप अगली बुक नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे ना, बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे लगता था कि 19 राज्य में था, ट्रॉफी जीत ली, और सेम ट्रॉफी बार बार जीतूंगा, वो भी जीत ली, 3 बार फायरिंग ट्रॉफी जीती। फिर मैंने कहा अब क्या करना है, तो चलो असम राइफल चलते हैं। फिर मैं वहाँ गया
ऑपरेशंस हो गए, गैलेंट्री अवार्ड भी मिल गया, और भी बड़ा सारा कुछ हुआ। फिर मैंने कहा अब क्या करना है, बिकॉज आपको कुछ तो करना है ना, मतलब आप पत्थर तो नहीं बन सकते कि एक ही जगह पे बस अब खड़े हो गए। दैट्स व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग, कि आपको ग्रो करते रहना है, नई नई चीज़ें सीखनी है। तो मेरे में मैं शायद वो कीड़ा था कि मुझे अब अगला क्या करना है। फिर मैं 23 पैरा में आया। तो जब मैं 23 पैरा में आया तो मुझे पता लगा कि रेड्डी हिमालय होने वाला है 2011 में। मैंने सीईओ को बोला कि सर मुझे जाना है। तो सीईओ बोले पहले गया है? तो मैंने नहीं। तो मैंने कहा हर चीज़ पहली बारी होती है, मैंने कहा मैं पहली बारी आ रहा हूँ यहाँ पे भी, सही बात, ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे जाने दो। तो बोलते हैं मुझसे क्या चाहिए? तो मैंने कहा आपसे मेरे को एक सपोर्ट टीम चाहिए, बिकॉज जब आप रैली उसमें जाते हो तो एक सपोर्ट टीम होती है जो आपका मेंटेनेंस करती है गाड़ी का और उसका। तो बोले तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो वो हंसने लगे, बोलते अच्छा तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी। तो उनको लगा यार कि अभी जाएगा, शायद ही है जो सिलेक्शन हो, बिकॉज क्या होता है ना कि ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो कई सालों से लगे हुए हैं, कर रहे हैं। तो यहीं एनएसजी सेंटर में इनका ट्रैक है, ड्राइविंग ट्रैक, जो काफ़ी रिस्की और वैसा है, तो वहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो मैं वहाँ गया टीम इन्फेंट्री के लिए, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सुबोध सर थे मेरे साथ, जो वो तो 2 लोग जाते हैं, एक ड्राइवर जाता है, एक नेविगेटर जाता है। एंड उन्होंने बोला कि तू नेविगेटर बनेगा, बिकॉज मैं पहले से ड्राइविंग कर रहा हूँ, कि मैं पहले भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, एंड तू अभी बहुत रिस्की है। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैंने कहा मुझे पार्टिसिपेट तो करना ही है ना। तो नेविगेटर का भी अच्छा खासा उसमें रोल होता है कि आप आगे देखेंगे नहीं, आप कॉल देते रहेंगे एंड भगाते रहेंगे। तो जब शिमला से गो हुआ हमारी, तो हम 16वें नंबर पे गो हुए, बिकॉज उससे पहले उनकी जो नेशनल रैंकिंग्स होती है आपकी, उसके अकॉर्डिंग गो करते हैं। जो नंबर 1 है वो नंबर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे, 3 पे, 16वें नंबर पे हुए। जब हमने मनाली में ख़त्म किया तो हम नंबर 1 थे। ओके। हमने फास्टेस्ट वो कॉम्पिटिटिव लैग किए सारे। तो जब उतरे तो बाकी टीम्स मेंबर्स, मतलब रात में आप बैठ के गेट टुगेदर टाइप करते हो, तो उन्होंने बोला कि मेरा नेविगेटर साइको है। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? बोलते साले इसने एक कॉल नहीं दी कि स्लो करो, धीरे करो, कि चिल्लाता रहा तेज 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 तेज, राइट लेफ्ट दिस। मैं कॉल दे रहा था, मैं बोला था धीरे मत करो, चलो 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 चलो। बोलते साइको साला ये पैरा वाला है जो है। तो मैंने कहा कि मुझे लगा ही नहीं कभी कि धीरे करना है। बोलता तू ऊपर ही नहीं देख रहा था। मैंने कहा ऊपर भी देखे तो क्या है, मैंने कहा केज बना हुआ है ना गाड़ी के अंदर, पलट जाएगी तो ठीक है। तो फिर अगले दिन हम मनाली से लेह जाना था, तो उसमें जो गट्टा लूप्स आते हैं वहाँ पर हमारी गाड़ी जिप्सी थी, एक्सट्रीम T2 कैटेगरी में। हमारी गाड़ी का फिल्टर जवाब दे गया, एयर फिल्टर। यस, एंड गाड़ी खींच ही नहीं पा रही है। मतलब हम नंबर 1 पे शुरू हुए थे और पीछे से गाड़ियां निकले जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ अरे भगाओ यार गाड़ी भगाओ। बोलता है तू चला ले। मैंने हाँ मैं चलाता हूँ। मैंने देखा मतलब पूरी एक्सीलेटर दबा हुआ है, बट गाड़ी वही 20-30 चल रही है। फिर जब कॉम्पिटिटिव लैग खत्म हुआ तो सपोर्ट टीम हमारी खड़ी हुई थी, उन्होंने देखा पूरा फिल्टर बिल्टर सब बिल्कुल वो रखा है, सब कुछ चेंज हुआ फटाफट से। वो दिन हमने ख़त्म किया, लेह पहुँचे। तीसरे दिन हम आ रहे थे, मैंने कॉल दी राइट टर्न की, राइट टर्न हुआ साफ राइट, और गाड़ी हमारी पूरी ऐसे घूमी 3 बार। एंड एक तो बिल्कुल खाई थी और एक तो पहाड़ था। तो कहते ना 3-4 सेकंड में आप सोचते हो कि आज हो गया खत्म। मैंने कहा बस कौशलेंद्र ठीक है, सीईओ कह रहा था कि मत जा, ठीक है। तो लिटरली एंड गाड़ी हमारी उल्टी डायरेक्शन में घूम के, जिस तरफ से हम आ रहे थे उधर की तरफ मुंह करके पहाड़ पे पलट गई, उतरी। हम निकले, हमने गाड़ी सीधी करी, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने कहा चलो, हमने गाड़ी मोड़ी, चलाई तो देखा गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ओह भाई, गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक नहीं थे। तो सुबोध सर बोलते हैं क्या करना है? तो मैंने करना क्या है, अब तो ब्रेक भी नहीं है, चलो। ठीक है, बोलते तू पक्का? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा खींचो गाड़ी, ठीक है। मैंने कहा कॉल मैं दूंगा, आप गाड़ी खींचो। मैंने नहीं तो गाड़ी मुझे दे दो। तो बोलते हैं कि ये लैप करूंगा फिर तू चलाना। मैंने हाँ ठीक है। और हमने फास्टेस्ट लैप मारा, बिकॉज जहाँ गाड़ी रोकनी होती थी या स्लो करनी होती थी ना, तो हम सीधे 5 में से उसको 1 में लाते थे। गाड़ी का इंजन झैं करता था, ठीक है। हमने कहा ज्यादा ज्यादा क्या होगा यार, इंजन चला जाएगा, गाड़ी चला जाएगी। लेकिन आखिरी दम तक जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 100% तो करना ही है, वो हुआ। फिर हमारी गाड़ी मतलब हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस देती थी। 4th डे कारगिल वाले उस पर जो जिप्सी
की गियर रॉड होती है, हम्म, वो हम हाथ में आ गई मेरे, ठीक है, लिटरली हाथ में आ गई। तो हमने देखा कि अभी क्या करना है, तो पेचकस से वो जो ब्लैक उसकी रबड़ होती है हमने हाँ, काटी, तो उसमें एक वो होता है जिसपे वो जॉइंट होती है, हाँ, हाँ, ठीक है, वहां पे हमने स्पेनर जैसे टायर चेंज करते हैं वो डाला, और उससे हमने गियर चेंज करने शुरू किए। तो जब भाई साहब, खत्म हुआ तो वहां पे एक वो एम्पायर खड़ा होता है, तो उसने देखा ओ भाई तुम्हारी रॉड कहाँ है, हाँ, तो मैंने कहा पीछे पड़ी हुई है, ठीक है, तो मैंने कहा इससे कर रहे हैं, तो उसने वो नोट कर लिया कि ओके। फिर इस तरह से क्या हुआ कि हम धीरे धीरे कवर करते हुए फिर से हम दूसरे नंबर पे पहुंचे, और लास्ट डे रंगदुम से पदम आना था हमको, या पदम से रंगदुम वाला स्ट्रेच होता है, लास्ट कम्पिटिटिव लेग था, सब कुछ ठीक चल रहा था, एंड मैं ड्राइव कर रहा था उस दिन, और गाड़ी का पीछे वाला जो टायर था वो पंक्चर हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि नहीं अब नहीं छोड़ेंगे, तो हमने दोनों ने देखा एक दूसरे की तरफ, मैंने कहा सर अगर चेंज करेंगे ना तो बस हम चेंज हो जाएंगे। मैंने कहा ऑलरेडी हम फर्स्ट थे, फर्स्ट हम फिर 20 में के आसपास पहुंचे, अब सेकंड हमने कवर किया है, आप नहीं। एंड जितना भी दौड़ा सकता था मैंने दौड़ाया, ग्रेवल रोड थी, उसका जो टायर था वो पूरा कटा, पूरा कट के टायर निकल गया, चिथड़े चिथड़े उड़ गया, गाड़ी रिम पे आई, रिम से चिंगारियां निकलने, तो हम दोनों बस ये सोच रहे थे कि जो फ्यूल टैंक है ना और जो स्पेयर फ्यूल टैंक है बस उसमें आग ना लग जाए, ठीक है, कि आग लग गई ना फिर हमें रुकना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर अगर जब आग लग जाए ना तो बता देना, तब तक भगाते हैं गाड़ी। तो 32 किलोमीटर हम वैसे ही लाए गाड़ी को, गाड़ी एक तरफ झुक गई पीछे की तरफ, चिंगारियां निकल रही हैं गाड़ी में, ठीक है। जब फिनिश पॉइंट पे हम आए तो गाड़ी हमारी दूर से लोग देख रहे हैं कि इतनी धूल उड़ रही है, बिकॉज वो रिम पे थी, और वो रिम आज की डेट में भी 23 पैरा में ट्रॉफी बनी हुई है उसकी, मेरे जब सीईओ। तो जब खत्म हुआ कंपटीशन तो पूरे हर एक में कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड वो मिलता है, वी गॉट सेकंड, देन एंटायर रेड में सारी कैटेगरी मिलाकर एक ट्रॉफी दी जाती है ट्रू ग्रिट एंड आउटस्टैंडिंग करेज के लिए, हमको वो ट्रॉफी भी मिली। तो उसके लिए आई गॉट दिस GOCNC कमेंडेशन कार्ड। सर एक बात बताओ, बहुत लोग ना अनसर्टेनिटी से डरते हैं, बट बीइंग एन आर्मी ऑफिसर आपने अपनी लाइफ ना उसी तरीके से जी है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कभी डर लगा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रिल ऑफ एडवेंचर एंड द एड्रेनलिन ऑफ कॉम्बैट? क्योंकि किया तो आपने सब कुछ है, एडवेंचर लेवल 1000, राइट, एड्रेनलिन लेवल उससे भी ऊपर, कहाँ वैलीज में पहुंच गए, कहाँ एडवेंचर करने पहुंच गए, बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स? जब आप इंडिविजुअल एडवेंचर कर रहे होते ना तो आप केवल आपको अपनी टेंशन होती है जी, कॉम्बैट में यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको अपने बारे में कभी टेंशन नहीं होती है जी। मतलब मुझे नहीं लगता किसी ऑफिसर को ये टेंशन होगी कि मुझे कुछ हो जाएगा, आपको पता है कुछ नहीं होता है, चलो एंड हो जाएगा। तो फौज एक ऐसी जगह है जो आपका हमेशा ध्यान रखती है जी। आपको टीम की टेंशन होती है, टीम की, बिकॉज मुझे पर्सनली ये लगता था यार कि अगर किसी दिन किसी बंदे को कुछ हो गया ना तो शायद पूरी जिंदगी भर मैं अपने को ये सोचता रहूंगा कि यार उस मेरी वजह से जब मैं टीम कमांड कर रहा था या टीम को ऑपरेट कर रहा था एंड एक इंडिविजुअल के नुकसान हो गया जिसका फैमिली, बस एक बार बंदा चला गया ना बंदा वापस नहीं आता है, ट्रू, ठीक है। तो एक यही अंतर है, बाकी तो आप एडवेंचर कर रहे हैं, इंडिविजुअल वो कर रहे हैं, आपको चोट लगेगी आप अपने लिए जिम्मेदार हैं, बट कॉम्बैट में एक तो ये हो गया, दूसरा कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये आपकी यूनिट का, रेजिमेंट का, फौज का नाम खराब हो। तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैवी और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सर अगर माइंडसेट की बात करें, जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती हैं, ऐसा लग रहा होता है कि बस अभी कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे क्या दिमाग में चल रहा होता है अपने आप को काम डाउन रखने के लिए और रैशनल परफेक्ट डिसीजंस लेने के लिए? क्या माइंडसेट है आपके दिमाग में? वो सारी सिचुएशन आप बार बार घुमा रहे होते हो। जब लाइफ थ्रेटनिंग वो है वो कब आएगी
या तो आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, तो आप हर मोड पे ये देख रहे हो कि यहाँ से अगर फायर आएगा तो मैं यहाँ कवर लूँगा, यहाँ पे मेरे बंदे होंगे, एंड उन बंदों को पता है, ट्रेन है कि अगर सामने से फायर आएगा तो ऐसे होगा, अगर राइट से फायर आएगा तो ऐसे होगा। जब मैं एम्बुश में बैठ गया या उस ऑपरेशन के लिए बैठ गया, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि यहाँ से बंदे आएंगे, यहाँ से मिलिटेंट आएंगे, तो ये चीज़ें मुझे करनी है, ठीक है। और इसमें अगर चेंज हुआ कि ऐसा ना होकर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो आप उस टाइम तक करते रहते हो जब तक बैरल से गोली बाहर नहीं हो जाती है ना। तो आप हमेशा इस ड्रिल को सोच रहे हैं, इसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिमाग में ऐसे कर रहे हैं कि ऐसे 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 ये कंटीजेंसी ये हो सकती है। उसके बाद जैसे ही फायर फाइट कॉन्टेक्ट शुरू हुआ, आपने क्या किया, कॉन्टेक्ट शुरू होते ही आपने देखा कि क्या चीज़ें हैं जो कंट्रोल में हैं, और ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। राइट। क्या ऐसा हुआ किसी अपने बंदे की इंजरी हुई, क्या ऐसा हुआ कि कुछ बंदे भाग गए और मेरा एक बंदा पीछे भाग रहा है, जो रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस समय क्या करना है, कई सारे ऑपरेशंस में ऑपरेशन पूरा अच्छे से हो गया, बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन हुआ, किल्स हो गए, सब हो गया, 2 बंदे सपोज करिए भाग गए, और जब मॉर्निंग में लोगों ने, टीम ने उसको सर्च करने की कोशिश करी, तब कैजुअल्टी हुई। क्यों? क्योंकि वो जो मिलिटेंट था वो तो आराम से जाके बैठ गया, ठीक है, J&K में मक्की के खेत में बैठ गया, यहाँ पर जंगल में बैठ गया, बिकॉज उसको अपनी जान का खतरा है, तो वो बैठा हुआ है आराम से। बट उसे पता है कि अगर अब मेरे को कोई ढूंढ लेगा या देख लेगा तो मैं तो मारा ही जाऊंगा। तो वो भी अपनी ज़िंदगी के लिए उतना ही लड़ रहा है जितना शायद आप लड़ रहे थे, और आप उसको सर्च कर रहे हैं। तो ओपन टारगेट आप हैं, उस समय वो नहीं है। तो इतनी सारी कैजुअल्टीज़ ऑपरेशंस में, काफ़ी सारी कैजुअल्टीज़ इसीलिए हुई कि दिन में जब सर्च शुरू हुई उस समय उस जो मिलिटेंट ने छुपा हुआ बैठा था उसने फायर खोला और कोई ना कोई कैजुअल्टी हुआ। उसके बाद ठीक है, आपने बंदा मार दिया, वो कर दिया, बट पर्सनली मेरा मानना है कि कैजुअल्टी लेने के बाद मतलब वो ऑपरेशन एक तरह से फेल हो गया है मेरे लिए, ठीक है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए। आपको ट्रेन किया गया है, हमें इतना ट्रेन किया गया है, तो जो मिलिटेंट है कैजुअल्टी केवल वो होना चाहिए। ऑपरेशन माइंडसेट यही है कि मेरे को ट्रेन किया गया है और कैजुअल्टी मेरा कोई जवान या वो नहीं होगा, केवल मिलिटेंट होगा। How do you personally deal with setbacks? दोबारा से ट्रेन। आपको सेटबैक हुआ, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज़ थी जो आप नहीं सोच पाए, तभी हुआ ना। आपने पेपर की पूरी अच्छे से तैयारी करी, एक नया क्वेश्चन आ गया, वही सेटबैक होगा ना आपका, है ना। या फिर आपको पूरा पेपर आता था लेकिन आप लिख नहीं पाए, क्यों? या तो आपकी स्पीड कम थी, या बिकॉज जिसने पेपर बनाया ना उसने वो पेपर उसी टाइम में सॉल्व किया हुआ है, राइट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सेटबैक हुआ है, इसका मतलब है कि शायद मैं उस कंटिजेंसी को या उस कंडीशन को पहले एनालाइज नहीं कर पाया। फिर ट्रेनिंग करो, फिर सोचो। वन डेली हैबिट और अ मेंटल एक्सरसाइज, जैसे आपने अभी माइंडसेट और सेटबैक के बारे में बोला, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक कोई ऐसी हैबिट या कोई एक्सरसाइज दैट यू डू टू कीप योर माइंड शार्प। 2 चीज़ें करता हूँ मैं हर दिन, रीडिंग एंड फिजिकल एक्सरसाइज। एवरी ऑल्टरनेट डेज मैं 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ और हर दिन मैं रीडिंग करता हूँ। सर, कुछ ऐसे अनसीन चैलेंजेस हैं जिनके बारे में बात करी जाती है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट देख रहा था और उसमें द पर्सन हु वाज देयर एज अ गेस्ट, उन्होंने कहा कि यार एक फौजी की लाइफ जो है ना वो आसान नहीं है, उसकी बहुत बुरी हालत होती है, और कई जगहों पे कहा गया कि टाइम पे खाना नहीं मिलता, कई जगहों पे कहा गया कि यू नो प्रॉपर बेडिंग नहीं है, इवन इन द अकेडमीज। क्या ये चैलेंजेस हकीकत में ऐसे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं पर्सनल्स को? ध्रुव, मुझे 20 साल 7 महीने मैंने सर्व किया जी। एंड मैंने आपको, जब हमारी अलग से बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि 3 साढ़े 3 साल पे मैंने अपने
रेजिग्नेशन डाला था, बिकॉज कुछ फैमिली इश्यूज थे, मेरे को फैमिली को लुक आफ्टर करना था, तो इसलिए। और जितने भी अवार्ड्स मिले मेरे को, सेना मेडल मिला, वाइस चीफ मिला, GOC/INC मिला, UN फोर्स कमांडर कमेंडेशन मिला, जितना भी मेरा एक्सपोजर हुआ वो सब मेरा उसी के बाद हुआ। इतनी अलग अलग रेजिमेंट्स में गया, यूनिट्स में गया, अलग अलग टेरेन में गया, इससे बेटर ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। अब मैं उसके आपको रीजंस एंड लॉजिक भी बताऊंगा। LIC बोलती है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बट मुझे नहीं पता है कि कितना इफेक्टिव है उनका, ठीक है। बट इंडियन आर्मी है, जब मुझे पता है कि अगर मैं जिंदा हूँ तब भी मेरे की देखभाल कर रही है वो, ठीक है। एंड अगर मैं नहीं रहूँगा तब भी मुझे पता है कि मेरी फैमिली, कोई देखे या ना देखे, बट इंडियन आर्मी ज़रूर देखेगी। एंड हम लोग करते हैं। जब मैं यूनिट में था तो जितने भी मेरे किल्ड इन एक्शन थे, जो मार्टियर्स थे, उनकी फैमिलीज़ को हम इनवाइट करते थे, इंश्योर करते थे अगर बेटे या बेटी की शादी है तो यूनिट से कोई ना कोई जाएगा, अटेंड करेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम करेंगे, भले ही वो सिविल उसमें हो या किसी भी तरह से हो। तो जितना केयर, एक घर है, फौज ना एक घर है। आपने बोला बेडिंग नहीं मिलती या खाना नहीं मिलता, खाना मैं अपने जवानों को बताता था यार कि फौज ना, जितना जिस तरह से खाना फौज दे सकती है ना, इतने तो घर वाले भी नहीं दे सकते आपको। सुबह जब आप उठोगे ना, जवान के लिए भी बता रहा हूँ, जवान जब सुबह उठता है तो सुबह उसे मॉर्निंग टी मिलती है, फिर जब वो PT से वापस पहुंचता है लंगर में तो उसे ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर उसे 10 बजे फिर दिन वाली चाय मिलती है, फिर 1 बजे के आसपास लंच होता है, फिर गेम्स परेड से पहले 4 बजे के आसपास फिर से चाय होती है, और रात में फिर डिनर होता है। और जो पूरा खाना और राशन है ना, वो प्रॉपर डॉक्टर्स ने कैलोरी काउंट करके, न्यूट्रिशन काउंट करके उस तरह से काउंट किया हुआ है जी। एंड इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर हो जाए तो जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, क्वार्टर मास्टर या वो सारे, मतलब सब भागना शुरू कर देते कि ये लेट कैसे हो गया, इसमें गड़बड़ कैसे हो गई, ठीक है। ये पीस का है। फील्ड में जो राशन, जो खाना जवान खा रहे हैं वही ऑफिसर्स खा रहे हैं, और सब एक जैसा है। रही बात कभी कभार की, आपके अगर शादी होती है, सपोज करो आपकी सिस्टर की मैरिज है, क्या आप समय से हर दिन खाना खाते हो फिर उस समय? नहीं ना। क्यों? क्योंकि कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं, आप कहीं बिजी होते हो, आप कहीं जाते हो, आप कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो कभी आपने ब्रेकफास्ट लेट किया, कभी आपने लंच लेट किया, उस तरह से होता है। सेम अगर मैं ऑपरेशन चला गया कहीं, तो ऐसा नहीं ना कि मैं ऑपरेशन में बोलूँगा कि अच्छा मेरा लंच का टाइम हो रहा है तो मैं जाके लंच करके आऊँगा पहले, ठीक है। या कहीं एंगेजमेंट्स हैं, ऊपर नीचे हर जगह होता है, घरों में भी होता है, आप दूर क्यों जाएं, ठीक है। राइट। लेकिन आर्मी से ज़्यादा देखभाल कोई नहीं करता है। 6 पैरा यूनिटों में आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जवान चल नहीं पा रहा है लेकिन यूनिट ने उसकी देखभाल करी, ठीक है। घर वाले, मेरे ऐसे जवान हैं कि घर वाले उसको बांध कर लेकर आए कि हम इसको घर में नहीं रख सकते, आप रखो, और फौज ने उसको रखा। फौज जितनी देखभाल करती है कोई नहीं करता है। बाकी हमारा भी फीड तो हम वहीं से कर रहे हैं ना, सोसाइटी के पार्ट हैं। तो 10 में से 5 उंगली जैसे बराबर नहीं होती हैं। 10 में से 1-2 लोग हो सकता है कि किसी ने कुछ इस तरह का व्यवहार देखा हो या फील किया हो, बट ओवरऑल इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। आप कॉर्पोरेट उसमें देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको आज हायर किया जाता है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद कभी भी आपको बोल दिया जाएगा कि अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपके साथ किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, नोबडी केयर्स। केवल फौज है जो आपका ध्यान रखती है। अगर आप बीमार हो, हॉस्पिटल में भी आपको यूनिट वाले देखने आते हैं, कैसे हो, क्या हुआ, किस तरह से चल रहा है, ठीक है। आपकी फैमिली, फौज एक ऐसी जगह है, आपने किसी डिपार्टमेंट में सुना है कि किसी एम्प्लॉय की वाइफ ने चिट्ठी लिखी और जनरल्स या जनरल्स की वाइफ उसका जवाब दे रही हैं? फौज में होता है ये। यहाँ पर उनके बच्चे और उनकी वाइफ, पूरी सब फैमिली है। तो मतलब इससे बेटर ऑर्गेनाइजेशन, इससे बेटर कल्चर जहाँ पर हो, मुझे नहीं पता कि कंट्री में या कहीं पे ऑल ओवर वर्ल्ड कोई जगह है। तो सर एक्चुअल चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं एक फौजी को? देखो सच बोलूं तो फौजी को तो शायद कोई चैलेंज फेस नहीं करने होते, कुछ भी नहीं। ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी ड्यूटी है और मेरे को उसके लिए ट्रेन किया गया।
ठीक है, भले ही वो हाई ऑल्टीट्यूड में था मैं, या सीआई में था, या कहीं पे था। एंड शायद आज की डेट में मैंने वो चीज़ करी, तो इसीलिए मैं आपके पास आके शेयर भी कर पाया। नॉर्मल होता तो शायद शेयर भी नहीं कर पाता। जो चैलेंज फेस करते हैं वो फैमिलीज करती हैं, ठीक है। मतलब जो जवान है या ऑफिसर है वो बैठा हुआ है कहीं पर, कई सारी ऐसी जगह हैं, अभी तो फिर भी कनेक्टेड हो गई हैं। जब मैं कमीशन हुआ था तब शायद फ़ोन आने शुरू हुए थे थोड़े बहुत, जी। अदरवाइज एलसी पे फ़ोन नहीं थे, ठीक है। उससे पहले और बिल्कुल भी बुरी हालत थी कि चिट्ठी लिखी जाती थी, 2 महीने बाद पहुंचती थी। तो फैमिलीज हैं तो फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा सा चैलेंज है उनको पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है एक, कि यार बंदा पता नहीं कहाँ पर है, कैसा होगा। अचानक से जब कहीं भी जेएंडके में शायद फायर फाइट होती है, तो यहाँ पे जो वाइफ हैं, जो मदर हैं, उनको लगता हुआ है कि कहीं हमारा हस्बैंड या हमारा वो तो नहीं है बच्चा, ठीक है। अदरवाइज जवान के लिए मुझे नहीं लगता। सर मिलिट्री की लाइफ इज कम्प्लीटली एंड एक्सट्रीमली डिमांडिंग, और यहाँ पे डिसिप्लिन डिमांड किया जाता है एंड रेजिलियंस टू, एंड समवेयर एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक सोल्जर के जो इमोशंस हैं वो अपने इमोशंस को उस तरीके से एक्सप्रेस ना करे जहाँ पे वो कमज़ोर दिखे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक सोल्जर अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं सप्रेस कर लेता है अपनी पूरी जिंदगी, और आगे भी इवन आफ्टर रिटायरमेंट आई हैव सीन ऑफिसर्स जो अपने इमोशंस को, चाहे कितना भी पेन हो, अंदर से दुख हो, परेशानी हो, वो हंसते ही रहते हैं, वो हंसते ही रहता है। वो मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता? मैं आपसे ये पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, नहीं क्योंकि नहीं, जो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्योंकि जो एंड आपका एक्सप्रेशन था ना, नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ एक्चुअली कि मेरी वाइफ बोलती है यार तुम कुछ बताओ तुमको, और तुम मुस्कुराते रहते हो। तो मैं बोलता हूँ कि यार रोना शायद आता नहीं है, ठीक है, बिकॉज एंड मैक्सिमम फौजी शायद ऐसे ही होंगे। आप मैक्सिमम फौजियों से मिलो तो वो हंसते रहेंगे, अपना बिंदास रहते हैं। देखो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। आपका कोई साथी चला गया, ठीक है, आपका कोई मतलब बहुत जो क्लोज था, ऑपरेशन में कुछ हो गया, आपने सुना, फील किया उस चीज़ को, फील सब करते हैं। फ़ौजी बहुत इमोशनल होते हैं, ये चीज़ मैं क्लियर करूँगा कि फ़ौजी इमोशनल बहुत होते हैं, लेकिन वो शायद इमोशंस को फेस पे नहीं आने देते, ठीक है। एंड उस चीज़ को भी शायद वो सीख रहे होते हैं कि ठीक है, अगर ऑपरेशन में हुआ, यूनिट में हुआ, इमोशंस बहुत हाई होते हैं उस समय। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए तो पलटन के अंदर इमोशंस बहुत हाई होते हैं, और वो इमोशंस प्रोडक्टिव होते हैं कि अगर ये हुआ है तो इसका बदला लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे 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 शायद ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप मजबूत बन जाते हो, एंड बाहर शायद लोगों को लगता है कि अगर आपकी आंख में आंसू नहीं आया है, आप दुखी नहीं हुए, तो आपके अंदर इमोशंस नहीं हैं। शायद वो चीज़ बहुत कम हो जाती है, बट इमोशंस बहुत होते हैं। मतलब मेरी तो खुद वाइफ एंड डॉटर बोलते हैं, तो इसीलिए मैं हंस रहा था कि उनको लगता है, बट मुझे लगता है यार कि सॉरी, मतलब मैं सबका रेस्पेक्ट करता हूँ एंड सबकी फीलिंग्स हैं, समझ सकता हूँ, बट मैं शायद उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो मैंने कहीं सुना है एक किसी आई थिंक किसी इंटरव्यू में या काफ़ी साल पहले मैंने सुना था फ्रॉम अ आर्मी पर्सनल ओनली, दैट टीयर्स आर फॉर विमेन, नॉट फॉर फौजीज, नॉट फॉर मैन। इज इट ट्रू? थोड़ा सा मैं अलग हूँ आज की डेट में। मुझे लगता है कि वोमेंस ना हमसे स्ट्रांग होती हैं, अगर मैं मैन एंड वोमेन की बात करूँ, जी ठीक है। अभी मैं इसमें फौजी और ये सब इन्वॉल्व नहीं करूँगा, जी बट आपने बोला इस लाइन में उस तरह से है, वोमेन जितना कर सकती है ना, ट्रू मैन नहीं कर सकते, ट्रू। ठीक है। पर्सनली ये मेरा मानना है, पर्सनली ये मानना है कि वोमेन्स आर वेरी स्ट्रांग एंड हेड्स अप टू ऑल लेडीज। आप जो गांव में लेडी है उसकी वो पूरे दिन का रूटीन देखिए, जो शहर में है और कॉर्पोरेट में है या जॉब कर रही है उसको देखिए कि वो अपना जॉब भी कर रही है, फैमिली को भी देख रही है, सब चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो ये शायद कहीं ना कहीं माइंडसेट है था हमारा, जो मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए यार।
वुमेन्स ने बहुत अच्छा काम किया है। इसरो जाके देखो, राइट। आपने देखा होगा। नहीं, आई ठीक है, कंप्लीटली एग्री, बट एंड दैट स्टेटमेंट दैट केम आउट जो फॉर मी आल्सो इट वाज अ लिटिल यू नो ठीक है, समवेयर कि यार आदमी क्यों नहीं रो सकता नहीं यार। नहीं, इमोशंस सब में होते हैं, एंड यस हो सकता है कि वुमेन्स शायद इमोशंस ज़्यादा रिप्रेजेंट करती हैं या दिखाती हैं। यस, ठीक एक्सप्रेशन है, ऑफ, यस। एक्सप्रेशंस है उनके ज़्यादा। ठीक है, दे हैव मोर एक्सप्रेशंस, बट सेइंग कि वुमेन वीक हैं, कमज़ोर हैं, मुझे लगता है नहीं। इन एंड अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारी ही देश में लेडीज हैं या औरतों को मतलब काली भी बोला गया है, दुर्गा भी बोला गया है, बिल्कुल। तो लक्ष्मीबाई भी थी। तो मेरे को ये वाले उसमें लगता है कि वुमेन्स आर वेरी स्ट्रांग। सर अभी आपने बोला, थोड़ी देर पहले हमारी एक बात बोली आपने कि ऑफिसर से ज्यादा उसकी फैमिली सफर करती है। सभी ऑफिसर, जवान, जेसीओ, सबकी, या सबकी, मतलब आर्मी में एक फौजी की फैमिली काफी सफर करती है, राइट? हाँ, मतलब दे आर द वन जिनको पता नहीं है है ना? कि कहाँ है बंदा। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर फैमिली सफर कर रही है तो कहीं ना कहीं एक फौजी की पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। हाँ देखो, इसीलिए शायद जब आप फील्ड में होते हो, हम्म। ठीक है, तब क्या है कि मैक्सिमम फील्ड में हम्म। नेटवर्क कनेक्शन बहुत कम है। जी। ठीक है, पहले तो बहुत ही कम होता था, हम्म। एंड कई बार ऐसी चीज़ें होती थी कि आपके यहाँ पर कोई फंक्शन है या आपकी भाई की या बहन की किसी की शादी तय हो गई, आपसे कांटेक्ट किया जा रहा है, आपके पास जब तक खबर आएगी तब तक हो सकता है शादी हो गई हो या सगाई हो गई हो। ठीक जी। है, तो कहीं थोड़ा सा रहता है, बट जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, चीज़ें इम्प्रूव भी हो रही हैं, बट आपने ज्वाइन किया है फौज को, वो किंग जो मैंने शुरू में बताया था कि, तो उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। So you've been an officer in the army. क्या आपको लगता है कि फोन का इस्तेमाल जिस तरीके से बढ़ रहा है आर्मी में, क्या ये चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है? क्या ये डिसिप्लिन को इम्पैक्ट कर रहा है? मैं ये कहूँगा कि शायद ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है हाँ उसके दोनों पहलू हैं। जी। चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही हैं उसकी वजह से, एंड चीज़ें खराब भी हो रही हैं। अगर हम लोग उसको ट्रेनिंग के टाइम पर और ऑपरेशनल एरिया में यूज कर रहे हैं तो यस, वो गलत है। राइट। ठीक है, अदरवाइज जब आप छुट्टी पर हो या जब आप फ्री टाइम में हो, उस टाइम पे अगर आप यूज कर रहे हो तो उससे ऐसे ऐसे जवान हैं जिन्होंने कई सारे कोर्सेज किए हैं अच्छे। जी। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स कर लिए, कुछ स्किल सीख ली। मतलब मेरा एक जवान है, आप विश्वास नहीं करोगे, वो मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वाओ। मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, मतलब उसने जब मुझे बताया तो पहले तो मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा सा बताओ यार ये होता क्या है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही मतलब उसने रिटायरमेंट लिया एंड वो सीखा ये सारी चीज़ें। तो बट हाँ, जहाँ ऑपरेशनल इलाका है और ट्रेनिंग वगैरह है, वहाँ पर मुझे मेरा मानना है कि वो अलाउ नहीं होना चाहिए। सर क्या मिलिट्री हकीकत में डू दे रियली प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोल्जर्स, यस, और इज इट स्टिल टबू टॉपिक विद इन द रैंक्स कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फौजी का माइंडसेट होता है, ऐसे हम सुनते हैं ना शुरू से कि फौजी का माइंडसेट या होता है, क्या डिप्रेशन होता है, क्या एंजाइटी होता है, बट क्या हकीकत में इसी तरीके से होती हैं चीजें या फिर मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है? देखो, बोला तो जाता है, बट जो केस हमें ऐसे लगते हैं कि इनको शायद मदद चाहिए, तो आज की डेट में मैक्सिमम मिलिट्री हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स हैं। ओके। ठीक है, Things और have changed. फौज ने भी वो चीज़ें समझी हैं। देखो, आ तो मैं उसी सोसाइटी से रहा हूँ ना। ठीक है, तो जो चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं वो थोड़ी बहुत फौज में भी होंगी, बिकॉज मैं छुट्टी भी वहीं जा रहा हूँ और 15-20 साल में वहीं पला बढ़ा हुआ हूँ। Right. ठीक है, उस कल्चर को मैंने देखा है, बचपन से कल्चर जी, को देखा है। ठीक बिल्कुल। है, जो खबर मेरे पास पहले 3 महीने बाद आती थी, अब वो तुरंत 3 सेकंड में मेरे पास आ रही है। राइट। तो उस चीज़ का भी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो मैं कनेक्टेड हूँ उसी के साथ। तो सारे आर्मी हेड हॉस्पिटल्स में काउंसलर्स हैं, एंड इनफैक्ट मिलिट्री स्टेशन जितने भी हैं उनमें प्रॉपर ये रेगुलर उस पर लेक्चर्स वगैरह कराए जाते हैं। बट कोशिश ये होती है कि आप उनको धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनाओ। वैसे सर मुझे बिफोर वी कम टू एन एंड बोलने की इच्छा है नहीं, राइट? क्योंकि मैं हमेशा पॉडकास्ट जब हम एक पार्ट में होते हैं कि लेट्स फिनिश टुडेज सेशन एंड पॉडकास्ट, आज मेरा मन नहीं कर रहा है,
बट फिर भी मैं 2-4 सवाल तो और पूछ ही लूंगा. How is the transition from the Fauji life, being in the military, to being a complete, not a complete civilian, but a civilian? क्या ये चैलेंजिंग है? क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कंप्लीट चेंज हो गया लाइफ में, या अर्ली रिटायरमेंट लेके गलती कर दी? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अर्ली रिटायरमेंट लेके मैंने गलती कर दी. 20 साल में जितना मुझे लगा कि मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया. अवार्ड्स भी ले लिए, कोर्सेज में भी अच्छा कर लिया, पोस्टिंग्स भी अच्छी काट ली, सब कुछ हो गया. तो इसके अलावा या इससे ज़्यादा शायद कुछ था नहीं. मैं फिर चीज़ों को रिपीट करना शुरू करता. तो मुझे लगा कुर्सी कि पे नहीं बैठना था. कुर्सी पे नहीं, कुर्सी पे नहीं बैठना था. यही तो बात है. अभी भी इसीलिए हम लोग जो कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि घूमते रहते हैं या कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं. हाँ. Then वन ऑफ द लीडिंग niche specific YouTube channels, Monk and Warriors. thank you. You're part of the channel. Yes. and the co-founder. तो कैसा जा रहा है? कैसा एक्सपीरियंस है? मजा आ रहा है? या थ्रिल है? एक्चुअली मैं और कौशल कश्यप सर हम दोनों 2004 से एक साथ हैं. वाओ. 2004 से एक साथ हैं. कई सारी चीज़ें एक साथ करी. 6 पैरा के साथ UN टेन्योर एक साथ काटा. उस समय हमने सोचा था कि हम कुछ फौज छोड़ देंगे 20 साल बाद और कुछ अपना खुद का कुछ करेंगे. अच्छा. तो हमने शुरू किया. एंड चैनल वाला भी नेवर थॉट. शायद हमें कभी आइडिया नहीं था कि हम यूट्यूब चैनल वाली किसी चीज़ में आएंगे. बट कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप चलते जाओ रास्ते पे एंड आपको मिलती रहती हैं एंड आप सीखते चले जाते हो. तो जो हमारा कोर बिजनेस था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का एंड सिक्योरिटी का, PSOs एंड एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन का, उसके साथ साथ लोगों ने बोला कि आप अपना पॉडकास्ट चैनल शुरू करिए एंड शायद हो सकता है वो बहुत अच्छा रहेगा. तो हमें लगा यार कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे. फिर मेरे को ये लगता है कि आप कदम आगे बढ़ाओ तो फटाक से नीचे कुछ ना कुछ आपके सपोर्ट के लिए आ ही जाएगा. तो ऐसे लोग मिले जिन्होंने बहुत मदद करी, बताया कि कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो. एंड वी स्टार्टेड. दोनों हम ठीक ठाक चल रहा है. I think that's the फौजी माइंडसेट, राइट? कि मन में कोई चीज ठान ली कि समझ में आ रहा है, करना है. हाँ, बट 100% करना है. 100% करना है. And I think वही हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके उसको अच्छा करें. नहीं, I personally think कि Monks and Warriors is one of the biggest niche specific podcast channel जहाँ पे आर्मी, नेवी, जितने भी हमारे फोर्सेस हैं उनके पर्सनल्स आते हैं एंड दे शेयर देयर रियल एक्सपीरियंसेस. एंड आई पर्सनली लव ऑल द कंटेंट दैट यू आर मेकिंग. थैंक यू. क्योंकि हमें सिविलियंस को बहुत कुछ सीखने का मन करता है अबाउट द आर्मी एंड वो हमें वहां से सीखने को मिल रहा है. थैंक यू. एंड कोशिश हमारी चैनल की यही है कि हम मैक्सिमम, इनफैक्ट हमारी कोशिश है कि जो रियल लाइफ हीरोज हैं जी, मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में शायद हमें पता ही नहीं है. उन्होंने बहुत किया हुआ है. आर्मी में भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशंस किए हैं एंड जिनके बारे में पता ही नहीं लगा. पहले सोशल मीडिया नहीं थी, इतना चीज़ें भी नहीं थी. तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, PMF से, देन कुछ स्पोर्ट्स पर्सनस हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया. तो फॉर अस हीरो इज हीरो. तो जो बहुत अच्छा होगा हम कोशिश करेंगे कि उनको लेकर आएँ अपने चैनल पर और जितने भी अच्छी तरह से 100% तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे. So looking back, what part of the military life do you miss the most? Team. That you can say that feeling with team ना, जब आप टीम में होते हो एंड बंदों के साथ जो आप खेलते हो, उनके साथ में टाइम निकालते हो, कनेक्शन बनाते हो, वो चीज़ मतलब बाहर आपको शायद उतनी जल्दी नहीं मिलती है. तो टीम है. सर, अगर आपको अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को एक कोर फिलॉसफी ऑफ लाइफ में समझाना हो या बताना हो, व्हाट वुड दैट बी? मैं बोलूँगा इट्स यू वर्सेस यू. एंड आप अपना 100% देते रहो. अच्छा करोगे, चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी, लोग बाग जुड़ते चले जाएंगे. एंड लास्टली, one message that you would like to give to all the
न्यू किड्स जो कि फौज में भर्ती होना चाहते हैं, सोल्जर्स बनना चाहते हैं और अपने सपनों को लेकर वो फौज में भर्ती होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड नहीं है, या कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहते हो कि वो अपने माइंड में उस चीज को अभी से अडाप्ट कर लें अगर उनको फौजी बनना है। मेरी सभी से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि एक तो फौज को एज ए नौकरी मत समझो, ओके। ठीक है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ। फौज वे ऑफ लाइफ है। आपकी ज़िंदगी कहीं पे भी आप बाहर नौकरी करोगे और फौज में नौकरी करोगे, दोनों में बहुत अंतर है। आप फौज में आओ, फौज जितना आपको एक्सपोजर देगी, जितनी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ देगी, कोई नहीं दे सकता है। लिमिट नहीं है। ऐसे जवान हैं जो ओलंपिक भी खेल के आ गए और मेडल भी लेकर आ गए, ठीक है? कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स में हज़ारों फ्री फॉल जंप्स कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है? ऐसे भी लोग हैं जो कोर्सेज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और यूएन पोस्टिंग्स एंड यूएसए पोस्टिंग्स वो सब भी कर रहे हैं। तो सब कुछ है, बस आपकी विल होनी चाहिए कि वो आपको करना क्या है। दूसरा, फौज में अभी भी 20 साल में मैंने नहीं देखा कि किसी भी तरह का करप्शन है, या कुछ लोग बोलते हैं कि सर फौज में पैसे देके भर्ती हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है, नहीं है। आपसे कोई भी पैसे ले रहा है, वो आप जैसे 100 लोगों से ले रहा होगा, 100 में से 10 का तो सिलेक्शन वैसे भी हो ही जाएगा। तो वो 90 के पैसे या तो अपनी जेब में रखेगा या पता नहीं वापस करेगा या नहीं। मत करो, मेहनत करो। मेहनत का और कोई ऑप्शन है नहीं। मतलब कोई बोले कि इस मेहनत की जगह कुछ और अगर हम कर लें तो कैसे उससे काम चल जाएगा। 100% अपना दो, 100% दोगे, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो। फौज इज़ द प्लेस जहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, और वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और उन कैडेट्स के लिए या उनके लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा कि अपने लिए सिंसियर हो जाओ। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू ध्रुव।